ठीक है, तो ये है जी जी। तो सबसे पहले हम लोग लैंग्वेज से स्टार्ट, यानी कि डार्ट के ऊपर आने से पहले हमें पहले पूरा कहानी समझनी पड़ेगी कि हम डार्ट तक आए कैसे। ठीक है, कि फ़िल्टर ही क्यों कर रहे हैं, डार्ट ही क्यों कर रहे हैं उसके अंदर, और क्यों आप लोग कोई लैंग्वेज का इस्तेमाल करेंगे और क्यों स्पेसिफिकली डार्ट का इस्तेमाल करेंगे यहाँ। ठीक है, ये एक अच्छी सारी लंबी कहानी। अब हम शुरू करते हैं कि भाई कंप्यूटर, 9th क्लास वाली डेफिनेशन, कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, सही है। अच्छा, ये थोड़ा सा डेफिनेशन जो है रट्टे वाली डेफिनेशन से हम थोड़ा सा निकल जाते हैं, आज़ाद चाय वाला नियम में फिक्र नहीं करें। अच्छा, तो हम जो है वो समझते हैं कि कंप्यूटर काम किस तरीके से करते हैं। ठीक है, तो अच्छा, कंप्यूटर्स जो होते हैं ना, उसका मतलब ज़रूर कुछ लोगों के दिमाग में कंप्यूटर का मतलब ये होता है कि भाई ये जो सामने कंप्यूटर है ये कंप्यूटर है, ये कंप्यूटर नहीं है, ये भी कंप्यूटर है, आपकी वॉच भी कंप्यूटर है, हर चीज़ जो कि डिजिटली कंट्रोल होती है वो कंप्यूटर है। ठीक है, कुछ एनालॉग कंप्यूटर्स भी थे हमारे पास, उस पर ऑफ एंड मत हो जाइएगा, बट कंप्यूटर्स जनरली डिजिटल फॉर्म में वर्क करते हैं क्योंकि वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। अब कंप्यूटर्स के अंदर आपने जनरली सुना है कि हमारे पास होते हैं बाइनरी। बाइनरी का नाम सुना है आपने, 0 1। अच्छा, 0 1 का मसला ये है कि भाई आपने समझें कि आपके पास एक घर में स्विच बोर्ड लगा हुआ है, उसमें बहुत सारे बटन्स लगे हुए हैं, सही है। अच्छा, जाहिर सी बात है आप उस बटन को दबाएंगे तो कुछ ना कुछ एक्शन परफॉर्म होगा, लाइट खुलेगी, कुछ होगा। अच्छा, कंप्यूटर क्या करता है, इलेक्ट्रॉनिक, आपने कंप्यूटर की तार लगा दी, आपने कंप्यूटर ऑन कर दिया। कंप्यूटर ऑन करने से आप जब उसका बटन ऑन करेंगे तो एक इलेक्ट्रिक करंट उसके अंदर से जाएगा, यानी कि आपने बेसिकली क्या, अब क्या होगा, जो कंप्यूटर का सीक्वेंस स्टार्ट होगा ना, वो किस तरह स्टार्ट होगा कि जो स्क्रीन आपके सामने आएगी वो ऐसे आएगी कि कुछ स्पेसिफिक बटन्स ऑन या ऑफ होंगे अंदर, जिस वजह से एक सीक्वेंस बनेगा। उस सीक्वेंस का एक मतलब है, फॉर एग्जांपल 2 बटन ऑन थे, 3 बटन ऑफ थे, तो उसके बदले में एक सीक्वेंस बना और वो सीक्वेंस अंदर जाके कुछ स्क्रीन पे डिस्प्ले करेगा। ये कंप्यूटर का बेसिक सा मकसद है। ये बात समझ रहे हैं, कुछ ऑन ऑफ के कॉम्बिनेशंस के थ्रू हम सारा काम कर रहे होते हैं। आपने फॉर एग्जांपल यहाँ पे ए लिखा, जैसे हम बोलते हैं भाई ए लिखा हुआ आ गया, इसमें कौन सी कोई बड़ी बात है, नहीं, ऐसा नहीं है। आपने जो ए लिखा है उसके बदले में कुछ बिट्स ऑन ऑफ हुए हैं, जिसके पीछे एक सीक्वेंस के बदले में आपके पास ये कैरेक्टर स्क्रीन के ऊपर आ गया। ये इतना तेज़ आ रहा है कि आपको दिख नहीं रहा। पीछे बैठना है ऐसे, तो ठीक है, तो इतना तेज़ परफॉर्म हो रहा है कि आपको दिख नहीं रहा। तो आपने ए लिखा तो उसके बदले में कुछ बिट्स का कॉम्बिनेशन बना, कुछ ऑफ कुछ ऑन थे, यानी कि कुछ ज़ीरोज़ थे कुछ वंस थे। 0 मतलब ऑफ, 1 मतलब ऑन, ठीक है, सिंपल सी बात। वो सीक्वेंस अंदर गया और उसने प्रोसेस करके आपके सामने ये जाके ए रख दिया। ठीक है, इसके पीछे और भी बहुत सारी प्रोसेसिंग है, बट इन डेप्थ यही है। अच्छा, अब मसला ये था कि भाई इनिशियल स्टेजेस में आपने देखा होगा जब कंप्यूटर्स बने थे तो डेवलपमेंट बहुत कम हो रही थी। इस तरह नहीं हो रहा था कि अब जिस तरीके से हो रहा है कि हर अगले दिन आप एक न्यू ऐप देख रहे हैं, कुछ न्यू प्लेटफॉर्म्स देख रहे हैं, ऐसा नहीं हो रहा था पहले स्लो चल रहा था। क्यों? क्योंकि भाई जब कंप्यूटर्स बने तो उन्होंने बोला भाई इसमें तो बाइनरी होती है खाली। अब कोई आ रहा है सॉफ्टवेयर बनाने, बोल रहा है भाई ये 0101 करके लिखना है, ये तो पता नहीं कहाँ तक लिखना पड़ेगा। तो मसला है, लिख ही नहीं सकते, कैसे लिखें, कितने बिट्स ऑफ रखने हैं, कितने ऑन रखने हैं, कहाँ पे, कुछ पता ही नहीं। सही ना, इसका सीक्वेंस है, मतलब पता है, मैथमेटिकल कैलकुलेशंस हैं उसके पीछे, बट स्टिल आपको बहुत लंबा टाइम लगेगा कुछ बनाने में। तो भाई रिसर्चर्स ने बोला बिल्कुल बात सही है, हमने तो बना लिया, हमको तो आइडिया है, लेकिन अगला बंदा कैसे सीखेगा? तो भाई इसके ऊपर कोई लैंग्वेज होनी चाहिए जो इसको आसान करे, जिसके थ्रू हम बाइनरी जनरेट कर लें और बाइनरी जो है वो कंप्यूटर में चल जाएगी। क्योंकि बाइनरी तो देखें कितनी भी लैंग्वेजेस बन जाए, बाइनरी वहीं रहेगी, उसने नहीं हिलना। ठीक है, तो अब भाई
उन्होंने बोला यार चलो, अच्छा मैं बहुत सारी लैंग्वेज इसमें से स्किप भी करूँगा तो ऑफेंड मत हो जाइएगा, ठीक है, कि ये तो बताया ही नहीं आपने, ये तो लैंग्वेज आपने छोड़ी थी, ऐसा नहीं है, सही है। तो हमें थोड़ा सा शॉर्टकट भी लेना पड़ेगा ताकि हम जल्दी जल्दी ऊपर वाले फ्लोर तक आएँ। अभी हम ग्राउंड फ्लोर में, तो अब हम आते हैं कि भाई असेंबली आ गई, चलें फिर, ठीक है। उन्होंने बोला यार चलो, असेंबली लैंग्वेज का नाम सुना है आप लोगों ने, किसी ने सुना होगा किसी ने नहीं सुना होगा, कोई बात नहीं, ठीक है। तो समझ लें आप एक लैंग्वेज है वो। अच्छा, लैंग्वेजेस का जो मकसद है मैं आपको थोड़ा सा समझा दूँ, वो ऐसा है कि सबसे पहले देखिए, कोई भी चीज़ अगर मैं यहाँ समझाऊँगा तो आपने उसको रियल लाइफ के अंदर ही समझना है। कंप्यूटर्स एलियंस ने नहीं बनाए, इंसानों ने बनाए, ठीक है। तो कंप्यूटर्स काम भी इंसानों की दुनिया के तरीके से ही करते हैं, जैसे हमारी रियल वर्ल्ड काम करती है वैसे ही कंप्यूटर्स काम करते हैं, सेम थिंग, ठीक है। बस उनका जो पैटर्न है वो डिफरेंट है, इसलिए आपको ऐसा लगता है कि कंप्यूटर्स बिल्कुल कोई अजीब चीज़ है, सही है ना, मतलब कुछ चलता है अंदर, जादू वादू होता है और कुछ आ जाता है स्क्रीन के ऊपर, ऐसा नहीं। तो अब जो है आप समझे, आप इस वक्त सिंध में हैं, ठीक है, थोड़ा सा करीब करीब से स्टार्ट करते हैं ना, सिंध में हैं आप, सही है जी जी। अच्छा, जिन लोगों ने फीस जमा करा दी ना, जिन्होंने साइन नाम लिख के साइन कर दिए, उनको इस पे अटेंडेंस मेंशन करने की जरूरत नहीं। जिन लोगों ने फीस जमा नहीं कराई या अटेंडेंस नहीं की तो वो कर रहे हैं, सही है। आपने तो ये तो लिखा फीस का भी लेके आया, अब प्लीज आ मैंने भी फिर आ जाए लास्ट के बाद में राजा फिर ऑफिस में जमा है, मैं ऑफिस में BS0। थैंक यू। सही। अच्छा, तो कंप्यूटर्स के बारे में हम बात कर रहे थे कि सिंध पे आ जाते हैं दोबारा, ठीक है। अच्छा, सिंध में वैसे तो अभी मैं भी खुद उर्दू बोल रहा हूँ, लेकिन वैसे तो सिंधी बोली जाती है, ठीक है, क्योंकि सिंधी होंगे जाहिर सी बात है, तभी इसका नाम सिंध है, ठीक है, वरना कोई बिला वजह उसका नाम नहीं रखेगा सिंध। तो अब हर एक इलाक़ा है पूरी दुनिया के अंदर, ऐसे बहुत सारे कंट्री हैं, जर्मनी में जर्मन बोल रहे हैं आप, सही है। तो ऐसे बहुत सारे जो कंट्रीज़ हैं, इलाक़े हैं, उनके अंदर अलग अलग लैंग्वेजेस बोली जाती हैं, उनके अलग अलग इन्वायरमेंट्स हैं, सही है ना। सिंध का अलग इन्वायरमेंट है, सही है, उनकी अपनी कुछ कॉन्फ़िगरेशन हैं, ठीक है। कॉन्फ़िगरेशन से मेरी मुराद के कल्चर, सही है, सिंधी टोपी, सही है, कोई भी इस तरह की चीज़, कुछ खाने स्पेसिफिक, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो ये कुछ कॉन्फ़िगरेशंस, कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि इन्वायरमेंट के हिसाब से होती है। तो ऐसे ही अगर आप कंट्री चेंज करें, चाइना में जाएं, तो चाइना की जो अपनी कॉन्फ़िगरेशन, अपनी लैंग्वेजेस होंगी वो वहाँ के हिसाब से, ठीक है। आप उनको ये नहीं बोल सकते भाई उर्दू क्यों नहीं बोल रहा, नहीं, सही है, आपको उनकी ज़बान में बात करनी। ऐसे ही कंप्यूटर जो है उसके अपने अपने इन्वायरमेंट्स हैं, ठीक है। अब मैंने आपको बताया बेसिक पे क्या है, बाइनरी है। अब आ रही हैं ऊपर लैंग्वेजेस, ठीक है। अब उन्होंने बोला भाई असेंबली आ गई, चलो, सही। अब आप कंप्यूटर से आप किस ज़बान में प्राइमरीली बात कर सकते हो, बाइनरी में, सही है। आपको बाइनरी आती है, बेहतरीन होगी, सही है। अच्छा, अब आपको बाइनरी नहीं आती भाई, अब क्या करें, असेंबली को देख लेते हैं थोड़ा। अब भाई असेंबली भी कोई इतनी आसान नहीं है, समझ रहे हैं बात को, अगर किसी ने देखी हो तो उसको अंदाज़ा होगा, ठीक है। मैंने बोला यार ये तो थोड़ा सा और मसला है, अभी भी लोग जो है वो इतना ज़्यादा इन नहीं हो पा रहे और ऊपर आते हैं। तो अच्छा, मैं फिर कुछ और लैंग्वेज स्किप करूँगा। तो अब हम आते हैं सी लैंग्वेज में, ठीक है, हाई लेवल। अच्छा, ये क्या हो रहा है, देखिए लो लेवल से हम जा रहे हैं हाई लेवल की तरफ। आपने ये टर्मिनोलॉजी सुनी भी होगी कभी कंप्यूटर साइंस की बुक्स में कहीं, लो लेवल लैंग्वेजेस, हाई लेवल लैंग्वेजेस। इसका मतलब ही ये होता है, वो ये लो लेवल का मतलब नहीं होता है बिल्कुल गिरी हुई लैंग्वेज इसका मतलब ये होता है कि वो बिल्कुल बॉटम पे है, कोर पे है, और अब आप हाई लेवल की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। तो ये तो अच्छी बात है, हम जा रहे हैं ऊपर, जा रहे हैं भाई, सही है। तो सी लैंग्वेज पे आ गए। अब सी लैंग्वेज में क्या था, थोड़े से इंग्लिश वाले वर्ड्स हैं, सही है, किसी ने अगर की हुई हो तो, मतलब अब थोड़ा लैंग्वेजेस आ रही थी इंग्लिश की तरफ, थोड़ा ह्यूमन सेंट्रिक अप्रोच से लैंग्वेजेस बनाई जा रही थी कि भाई इंसान भी लिख सकें, हमें उसको लिखने के लिए भी एक कंप्यूटर ना बनाना पड़ जाए, तो इंसान लिख रहे हैं भाई अब लैंग्वेजेस, ठीक है। तो अब सी लैंग्वेज आ गई,
तो सी लैंग्वेज में थोड़ा सा इंग्लिश टाइप कोड है, सही है। जैसे हम आजकल लैंग्वेजेस में देखते हैं, आप लोगों ने अक्सर स्क्रीनशॉट्स देखे होगा, किसी ने प्रोग्रामिंग नहीं भी की हो देखा होगा, कोड लिखा होता है कुछ इंग्लिश, इफ़ वगैरह लिखे होते हैं, वेरिएबल लिखे होते हैं, तो इस तरह का कोड होने लग गया। लेकिन फिर भाई लोगों ने बोला कि सी लैंग्वेज भी मुश्किल है यार, ये तो बड़ा मुश्किल काम हो रहा है इसके अंदर, इतना तो बड़ा सॉफ्टवेयर नहीं बनाया जा सकता इसके अंदर, मसला है, सीखना भी मुश्किल है। अच्छा, सी लैंग्वेज वैसे यूनिवर्सिटीज़ में बेसिक पे पढ़ाई जाती है, मेरा ख्याल इसके बिल्कुल अपोजिट है, सी लैंग्वेज बिल्कुल बेसिक नहीं है, बिल्कुल ही बेसिक नहीं है सी लैंग्वेज। अगर कोई उसको बेसिक समझता है तो वो बहुत बड़ी गलत फहमी में है। आपको पता है आपका जो एंड्रॉयड डिवाइस है उसका कर्नल जो कोर है उसका वो सी लैंग्वेज पे है, तो आप अंदाज़ा लगा लें कितनी कॉम्प्लेक्स है। सी लैंग्वेज बहुत ही ज़्यादा, मतलब सी लैंग्वेज एक तरीके से ऐसे है कि आप एक मैनुअल कार चला रहे, समझ रहे हैं, तो मैनुअल कार रिक्वायर्स मोर हैंडलिंग, समझ रहे हैं। किसी ने अगर मैनुअल कार चलाई हो, वैसे मैंने चलाई नहीं है लेकिन मैंने देखा है, सही है, तो मैनुअल चीज़ें जो होती हैं वो ज़्यादा हैंडलिंग रिक्वायर करती हैं, ऐसी सी लैंग्वेज भी मैनुअल है, आपके हाथ में कंट्रोल होते हैं, पॉइंटर भी आप खुद सेट करें, एड्रेस भी आप खुद ही लगाएं। अच्छा, मैं टेक्निकल आ रहा हूँ, चलिए बाहर आ जाता हूँ। तो अब जो है आगे आए तो भाई उन्होंने बोला यार सी लैंग्वेज से जो है वो ज़्यादा कोई चीज़ चाहिए हमें वर्सेटाइल, जिसके ऊपर हम और बड़े सॉफ्टवेयर लिख सकें, सही है। तो कर्नल वैसे इटसेल्फ बहुत लंबी चीज़ होती है, कर्नल के अंदर सिर्फ सी लैंग्वेज नहीं होती, और भी बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, बट कर्नल के ऊपर हम बाद में आते हैं, सही। कर्नल क्या होता है, अभी से मैं इसको आर्मी वाला कर्नल समझ लो। तो अब हम आते हैं आगे, और C++, ठीक है, C++ का भी नाम सुना होगा आप लोगों से कुछ लोगों ने, ठीक है। C++, फ्लटर के बारे में भी अगर आप सर्च करेंगे तो कहीं ना कहीं C++ के अल्फाज आपको मिलेंगे। तो C++ आ गए, तो ये C++ में और स्ट्रक्चर्ड न्यू कोड पैटर्न्स जो है वो इंट्रोड्यूस हुए आपके पास, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड इंट्रोड्यूस हुआ, ठीक है। आपको बताया गया है कि भाई इस तरीके से भी कोड लिख, यानी ये कोड लिखने के न्यू वेज आ गए आपके सामने, और नए टूल्स भी आ गए उसके साथ ऑब्वियसली, जिससे आप और अच्छे तरीके से अपने कोड को लिख सकते हैं। और भी बहुत सारी चीज़ें आई, लेकिन बेसिकली आइडिया ये है कि लैंग्वेजेस को बेहतर बनाना है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसको अंडरस्टैंड कर सकें और ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसके ऊपर सॉफ्टवेयर बना सकें विदाउट मैनुअल कंट्रोल्स। जैसे कार्स को आप देख लें कैसे इवॉल्व हो रही है, सही है। पहले बोला कि भाई बिल्कुल मैनुअल है, गियर लगाना पड़ेगा, फिर ऑटोमेटिक, फिर सेल्फ ड्राइविंग, और फिर फुली सेल्फ ड्राइविंग, और फिर पता नहीं कहाँ होगी, कोई और भी होती होगी कार जिसके अंदर आप बोलोगे भाई सेल्फ में उड़ा के भी ले जाओ, सही है, तो वो वाला भी हो जाएगा, सही हो गया होगा वैसे तो खैर। तो इस तरह से लैंग्वेज भी इवॉल्व हो रही है, ठीक है। तो अब हुआ कि भाई मैनुअल कंट्रोल से आप आ रहे हो थोड़ा ऑटोमेटिक की तरफ, तो अब आपने C++ के बाद अब देखिए, जब इसके अंदर पॉइंट ये है कि इनोवेशन जो होती है कोई भी चीज़ की, वो जब होती है जब आप एक कंफर्टेबल जोन में आ जाते हो और फिर कोई मसला बनता है आगे, समझ रहे हैं। C++ पे लोग आए, लोगों ने काम करे, बहुत सारी चीज़ें बनाई, उसके बाद भाई मसला आया लोगों को, लोगों ने बोला यार ये भी लैंग्वेज जो है ना बहुत टफ है, नहीं और अच्छा चाहिए कुछ। अच्छा, एक टफ पॉइंट वहाँ पे ये आ रहा है कि इससे पहले C++ और C और इससे पहले की सारी और इसके आगे भी एक दो लैंग्वेजेस ऐसी हैं जिनको, इनके अंदर मसला क्या है कि आपने फॉर एग्जांपल आप विंडोज़ पे काम कर रहे हैं इस वक्त, आपने कोड लिखा, आपने उस कोड को रन कराया, यानी कि कंप्यूटर को बोला कि भाई ये जो मैंने इंस्ट्रक्शंस लिखी हैं इसको चला दो। मैंने आपको बताया ना कंप्यूटर की एक लैंग्वेज है, तो हम लैंग्वेजेस की बात कर रहे हैं इसके अंदर। तो हमने एक कोड लिखा उस लैंग्वेज के अंदर जो कंप्यूटर समझता है और उसको चलाया। तो अब क्या हुआ, हमने अगर उसको विंडोज़ पे चलाया तो हम उसको विंडोज़ पे ही चला सकते हैं। हम अगर उसी कोड को कॉपी करके लेके जाएं और हम उसको लिनक्स के ऊपर चलाएं, नहीं चलेगा। मैक पे चलाएं, नहीं चलेगा, क्योंकि वो विंडोज़ की स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस थी। बात समझ रहे हैं? अच्छा, अब मैं आता हूँ 3 ऑपरेटिंग सिस्टम्स की तरफ कि अब भाई मैंने लिनक्स का नाम लिया है, लिनक्स समझाना, विंडोज़ समझाना इम्पॉर्टेंट है। तो अब हुआ ये कि भाई देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ कि लैंग्वेजेस भी आ रही हैं नीचे से ऊपर की तरफ, तो ऑब्वियसली उस हिसाब से सॉफ्टवेयर भी बनना स्टार्ट हो गए, बहुत सारी चीज़ें बनने लग गई। अब आप देखें कि जब एक कंपनी होती है, कोई छोटी सी कंपनी है कोई, तो वहाँ पे कम लोग होते हैं, तो इतने मैनेजर्स की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन जब कंपनी बड़ी होने लगती है तो उसमें
मैनेजर्स आपके ऊपर रख दिए जाते हैं और उनके ऊपर फिर और लोग होते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही जब सॉफ्टवेयर एक्सपेंड होता है तो उसके मैनेजर्स आपको चाहिए होते हैं जो उस सॉफ्टवेयर के हार्डवेयर के साथ इंटरेक्शन को मैनेज कर सके। बात समझ रहे हैं? हार्डवेयर हमारी मशीन है जो हम इस वक्त इस्तेमाल कर रहे हैं, हमारा फ़ोन है जो हम इस वक्त इस्तेमाल कर रहे हैं, इसके अंदर जो प्रोग्रामिंग हुई हुई है वो सॉफ्टवेयर है, सही है, जिसके थ्रू हार्डवेयर को इंस्ट्रक्शंस मिल रही हैं। जैसे आपको बताया ना कि कुछ सीक्वेंसेस बनते हैं कुछ बटन्स को ऑन ऑफ करने से, और वो कमांड्स जो हैं वो सॉफ्टवेयर कहलाती हैं, क्योंकि वो कमांड सॉफ्ट कमांड्स हैं। आपने हार्डवेयर पे कुछ चेंज किया, उससे सॉफ्ट कमांड जनरेट हुई और वो अंदर चली गई। अब जो प्रोसेसिंग होगी वो सॉफ्टवेयर के थ्रू होगी, ठीक है। तो अब क्या हो रहा है भाई कि जो मैनेजर्स हैं वो क्या करते हैं कि अब आप एग्जाम्पल लें कि आप बोल रहे हैं कि यार आप एक कंपनी में गए, आपने बोला यार यहाँ पानी का कूलर नहीं रखा हुआ, सही है। अब मसला ये है कि वो आपके लिए मसला है, दूसरे के लिए हो सकता है वो प्रॉब्लम ना हो। वो बोले यार मेरे तो करीब है, ठीक है, मैं आके वहाँ से पी लूँगा। तो भाई अब मसला ये है कि अगर मैनेजर नहीं होगा तो आप कोई भी चीज़ कहीं भी लगाना शुरू कर दोगे, यानी कि हार्डवेयर का डायरेक्ट एक्सेस हो गया ना आपके पास। मसला है ये, क्योंकि अब इतना लार्ज स्केल होना शुरू हो गया इकोसिस्टम सॉफ्टवेयर्स का कि आप डायरेक्ट हार्डवेयर तक इंटरेक्ट करने लग गए तो मसला हो जाएगा। और हार्डवेयर भी स्केल हो रहा है, कैमरे आ गए, सेंसर्स आ गए, बहुत सारी चीज़ें आने लग गई, सही है ना। सॉफ्टवेयर साइड भी ऊपर जा रही है और हार्डवेयर साइड भी ऊपर जा रही है, यानी कि दोनों साइड से चीज़ें ऊपर जाने लग गई। तो अब क्या हुआ कि भाई एक मैनेजर की ज़रूरत थी बीच में, जो सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के बीच में कोई सिक्योरिटी, कोई लेयर रख सके, मैनेज कर सके चीज़ों को, कि भाई हार्डवेयर पे जाना कैसे है, यानी कि अगर कैमरा खोलना है तो खोलना कैसे है, कीबोर्ड कनेक्ट करना है तो करना कैसे है, समझ रहे हैं। तो इसके लिए आया ऑपरेटिंग सिस्टम, सही है। ऑपरेटिंग सिस्टम्स का काम क्या है कि आपको एक लेयर बना दी जाती है, ये आपका हार्डवेयर है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम है, और ये आपकी ऐप्स हैं जो आप बनाते हैं या सॉफ्टवेयर जो आप बनाते हैं, ठीक है। कि हम लोग यहाँ पे एप्लीकेशन डेवलपमेंट सीख रहे हैं, तो हम यहाँ पर हैं, इसके नीचे ऑपरेटिंग सिस्टम है और इसके नीचे आपका हार्डवेयर है, कंप्यूटर, मोबाइल, वॉच, कुछ भी हो सकता है, सही। तो अब क्या होगा कि ऑपरेटिंग सिस्टम ये मैनेज करेगा कि आप किस हार्डवेयर पे हैं और मुझे क्या कमांड भेजनी है, कब भेजनी है, सही है ना। आपने बटन दबाया, आपका पीसी पावर ऑन हुआ, वहाँ से लेके आपके पूरे साइकिल तक सारा काम ऑपरेटिंग सिस्टम का। इसलिए आपको अब विंडोज़ इंस्टॉल करनी पड़ती है। कोई पीसी ख़रीदे विंडोज़ इंस्टॉल करेंगे, ऐसा ही। एंड्रॉयड में अगर एंड्रॉयड इंस्टॉल ना हुआ हो तो क्या कर लेंगे उससे आप, हार्डवेयर तो है, चलाएंगे कैसे, नहीं चला सकते, समझ रहे। तो हार्डवेयर होने के साथ साथ सॉफ्टवेयर होना इंपॉर्टेंट है। तो सॉफ्टवेयर को मैनेज करने के लिए जो आया हमारे पास सॉफ्टवेयर को मैनेज करने के लिए जो सॉफ्टवेयर आया वो ऑपरेटिंग सिस्टम, समझ रहे। यहाँ तक कहानी समझ आ गई? कोई सवाल नहीं? ठीक है, अब हम आते हैं कि भाई ऑपरेटिंग सिस्टम तो आ गया, अब मसला क्या हो रहा है। मैंने आपको बताया कि C++ का कोड है, हमने कंपाइल किया विंडोज़ पे चल रहा है, बड़ा ज़बरदस्त चल रहा है माशाल्लाह से, हेलो वर्ल्ड लिखा है, ठीक है। आप गए दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम पे, वहाँ नहीं चल रहा, बोल रहा भाई कौन हो आप, क्या लाए हो ये, क्यों? क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम और हार्डवेयर डिफरेंट है, समझ रहे हैं। हार्डवेयर भी डिफरेंट है ना, आप एक मशीन डेल की यूज़ कर रहे हो, उसके अंदर चिप भी दूसरी लगी हुई है, i5 लगा हुआ है उसके अंदर, दूसरी मशीन पे जा रहे हो आप, उसमें AMD चल रहा है, समझ रहे हो बात को। तो प्रोसेसर भी डिफरेंट है, हार्डवेयर भी डिफरेंट है। तो अब ऑपरेटिंग सिस्टम भी जाहिर सी बात है हार्डवेयर के हिसाब से कुछ तो कॉन्फ़िगरेशन रखता है ना अपने पास, कि भाई क्या चलाना है क्या नहीं चलाना। आप विंडोज़ का चला रहे हो, वहाँ पे ले जाके आपने विंडोज़ का उठाया कोड, लिनक्स पे ले जाके रख दिया और आप खोल रहे हो उसको, बोलेगा भाई आप तो किसी और ऑपरेटिंग सिस्टम से कंपाइल करके आए हो, चल नहीं सकता, वो मशीन कोड तो मेरी समझ में ही नहीं आ रहा आपका क्या लिखा हुआ, बात समझ रहे। अब भाई इस मसले के लिए आया सॉल्यूशन जावा, यहाँ आती है जावा, जैसे सुपरमैन एंटर होता है ना वैसे, ठीक है। उन्होंने बोला भाई आप एक जगह कोड लिखो,
सब जगह चले। अच्छा, ये सुनने में थोड़ी सी जादुई बात लगती है कि भाई कैसे चल रहा है सब जगह, पहले क्यों नहीं चल रहा था फिर। तो अब मैं आपको समझाता हूँ जावा के पीछे। अच्छा, मल्टी प्लेटफॉर्म का जो कॉन्सेप्ट है ना, वो यहीं से स्टार्ट हुआ। सही है, कुछ हद तक आप इसको क्रॉस प्लेटफॉर्म भी बोल सकते हैं। प्लेटफॉर्म क्या होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम, हार्डवेयर, ये प्लेटफॉर्म है, समझ रहे हैं। एंड्रॉयड एक प्लेटफॉर्म है, ये मैक एक प्लेटफॉर्म है, समझ रहे हैं। तो ये प्लेटफॉर्म्स हैं हमारे पास अवेलेबल, ठीक है। इन प्लेटफॉर्म्स के ऊपर हम लोग अलग अलग तरीके से लैंग्वेजेस कंपाइल करते थे हर प्लेटफॉर्म पे। अच्छा, कंपाइल का मतलब क्या है कि लैंग्वेज को इंस्ट्रक्शंस जो हम दे के जब हम चलाएंगे तो जाहिर बात है मशीन में कन्वर्ट होगी ना, क्योंकि हम तो अब हम कहाँ हैं, मैंने आपको बताया कि हम लैंग्वेजेस डेवलप करते करते अभी 4th फ्लोर पे आ गए। बाइनरी यहाँ है, तो जो बीच में ट्रांसलेशन है वो भी तो होगी, क्योंकि बाइनरी तो वही है, बाइनरी वही ग्राउंड पे लिफ्ट के पास है, ठीक है। तो अब आपने वहाँ तक जाना कैसे? तो आपने कोड वहाँ से रन किया 4th फ्लोर से, सही है, आपका कोड नीचे आ रहा है ट्रांसलेट होते हुए, तो उसका एक सीक्वेंस है ना, हर मशीन के हिसाब से वो सीक्वेंस डिफरेंट है, यानी कि हर प्लेटफॉर्म के हिसाब से। मैं इसको और स्पेसिफिक कर लेता हूँ, हर ऑपरेटिंग सिस्टम के हिसाब से, ठीक है, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम अब क्या कर रहा है? मैनेज, समझ गए। तो हम ऊपर आ गए, यहाँ ऑपरेटिंग सिस्टम है, वो मैनेज कर रहा है, वो बोल रहा है भाई मेरे हिसाब से ला के दे दो, कोड में चला दो, ठीक है। तो हमने मैनेजमेंट का हल कर लिया, ऑपरेटिंग सिस्टम आ गया। लेकिन अब लैंग्वेज का मसला हो रहा है कि भाई लैंग्वेज दूसरे प्लेटफॉर्म पे नहीं चल रही। हमने विंडोज़, हमने जो है वो उसको शारे फैसल किसी बिल्डिंग में रख के चला दिया, अब हम जाके उसको किसी और जगह के ऊपर चला रहे हैं, नर्सरी के ऊपर जाके उसको चला रहे हैं, नहीं चल रही, नहीं चलेगी भाई, शारा फैसल के लिए बनी हुई है वो, समझ रहे हैं बात को। अब आप लोग थोड़ा कॉन्टेक्स्ट में आ जाएंगे, रियल लाइफ ना, तो ये सारे कॉन्सेप्ट रियल लाइफ ही है वैसे, सही है ना, तो हमें इसको ऐसे ही समझना। तो भाई अब चल नहीं रही, तो अब आया जावा ने बोला भाई एक काम करते हैं, हम ये मसला हल कर देते हैं, आप एक बार कोड लिखो सब जगह चलेगा। अच्छा, ये कैसे होगा भाई? अब ये होगा ऐसे कि जब भी हम कोड लिख के चलाते हैं ना, तो चलाने का प्रोसेस क्या होता है कि आपने कोड लिखा, रन किया, वो कोड ट्रांसलेट होगा मशीन के समझने वाले फॉर्म में, क्योंकि आपने तो इंग्लिश में लिख दिया, मशीन को तो इंग्लिश समझ नहीं आती, मैंने आपको बताया मशीन को बाइनरी समझ में आती, 01010101, सही है, वो आप बोल नहीं सकते, तो आपने अपनी ज़बान में कोड लिख दिया, ठीक है। अब आपने रन कराया 010101, उसको ट्रांसलेट कर दिया आपकी मशीन ने अपने हार्डवेयर, अपने प्लेटफॉर्म के हिसाब से, और चला दिया। अब आप जावा आपको ये बोल रहा है कि भाई आप कोड लिखो, मैं वो 01 में ट्रांसलेट नहीं करूँगा, मैं वो अपनी मेरा एक फॉर्मेट है स्पेसिफिक, उसमें ट्रांसलेट करूँगा, इसको हम बाइट कोड बोलते हैं। बाइट कोड के ऊपर अभी हम नहीं आ रहे, लेकिन आप एक समझ लें कि उसने बोला कि भाई यहाँ तक नहीं आओ, आप यहाँ पे रख दो कोड, बीच में रख दो, एक बीच की उसने एक समझ लें आप कि आपका ये ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये आपकी लैंग्वेज है, इसके बीच में उसने एक और लेयर ऐड कर दी। उसने बोला आप यहाँ तक कोड पहुँचा दो बस, बाकी आगे का काम मैं देखता हूँ। अब मैं कैसे देखता हूँ भाई? सही है भाई, लोगों ने सवाल किया भाई कर किस तरह रहे हो ये भी तो बताओ। तो अब ये हो रहा है कि भाई जावा का आपने कोड लिखा, सही है, वही इंग्लिश वाले तरीके से, क्योंकि अब हम हाई लेवल लैंग्वेजेस की बात कर रहे हैं, लो लेवल से हम आ गए ऊपर। लो लेवल क्या था? बाइनरी, असेंबली, सही है, लो लेवल में भी लेवल्स होते हैं ना आपके पास, तो वहाँ से ऊपर आ गए हम। अब भाई हमने हाई लेवल कोड लिखा जावा के ऊपर, रन दबाया, उसने कन्वर्ट कर दिया उसको एक स्पेसिफिक फॉर्मेट में। अभी वो मशीन को समझ नहीं आएगा, सही है। अब जावा ने चालाकी क्या करी, जावा ने बोला भाई कि लेयर जो मैंने ऐड की है ना उसका नाम है JVM, जावा वर्चुअल मशीन। इसका नाम भी सुना होगा आपने कुछ लोगों ने नहीं सुना होगा, नहीं भी सुना तो कोई मसला नहीं है, मैं बता रहा हूँ, सही है। तो JVM जो है वो करती है वर्चुअल मशीन का काम। अच्छा, वर्चुअल मशीन क्या होती है भाई? ठीक है, तो जावा वर्चुअल मशीन का कॉन्सेप्ट ये है कि भाई एक मशीन है, वर्चुअल है, नाम से अंदाज़ा हो रहा है, ठीक है। वर्चुअल मतलब कि सॉफ्टवेयर मशीन, मतलब उसका नाम मशीन है लेकिन वो है सॉफ्टवेयर। तो उसमें कोड आपका आके गिरता है जो आपने कंपाइल किया है, जो आपने इस वक्त रन का बटन दबाने से जनरेट किया है,
वो उसमें आके गिरता है, और वो जिस प्लेटफॉर्म पे इंस्टॉल हुई हुई होती है, फॉर एग्जांपल विंडोज़ पे JVM इंस्टॉल्ड है, लिनक्स पे JVM इंस्टॉल्ड है, या मैक पे JVM इंस्टॉल्ड है, उससे ट्रांसलेट होकर मशीन में कन्वर्ट हो जाती है। तो आपने कोड एक ही लिखा था, आपका वही जो इंटरमीडिएट फॉर्म थी कोड की जो आपने जावा से जनरेट की थी, वो आपने मैक पे चल गई, क्योंकि वहाँ JVM है, JVM ने संभाल लिया। JVM ने बोला भाई आप मुझे कोड दो, मैं संभाल लूँगा, मसला नहीं, आप टेंशन नहीं लो, आगे का काम मैं देख लूँगा। समझ रहे हैं बात? तो भाई जावा ने तो बेहतरीन काम कर दिया ये, राइट वंस एग्जीक्यूट एवरीवेयर, बेहतरीन। तो अब जावा के आने के बाद भाई चीज़ें बहुत ज़्यादा फास्ट हो गई, क्योंकि अब लोगों के पास एक्सेस आ गया कि भाई मल्टीपल प्लेटफॉर्म पे एक साथ। अब जावा आपको मिलेगी डेस्कटॉप पे भी, यानी कि आपके कंप्यूटर्स में भी, ठीक है, एंड्रॉयड में तो है ही, एंड्रॉयड का तो पूरा इकोसिस्टम उसके ऊपर बेस करता है, JVM के ऊपर स्टिल, और वेब पे मिलेगी आपको, सर्वर्स पे मिलेगी आपको, सही है, सर्वर्स वगैरह भी मैं आप लोगों को समझाता हूँ। और इसके अलावा आपको वॉच पे, कार में जो स्क्रीन होती है उसमें सब जगह आपको मिलेगी, ठीक है, इवन के रिमोट में भी ठीक है, तो सब जगह मिलेगी आपको। तो जावा जो है वो इतनी ज़्यादा उसने आपको एक्सेसिबिलिटी प्रोवाइड कर दी कि भाई आप जगह कोड लिखो, JVM को दो और JVM बाकी देख लेगा काम। ठीक हो गया, सिंपल हो गया काम। अब भाई हम बहुत ऊपर वाले फ्लोर पे आ गए अब तो माशाल्लाह से, ठीक है। तो अब जो है चीज़ें आसान हो गई। अब हमने बोला भाई कि जावा तो आ गई, सही है, अब मसला आना शुरू हुआ ऑपरेटिंग सिस्टम का। अच्छा, हमारे पास जो है, अगर हम जाएं ज़रा फ्लटर इंस्टॉल पे, अच्छा मैं फ्लटर के ऊपर आ नहीं रहा हूँ वैसे, मैं सिर्फ आपको एक चीज़ दिखाना चाह रहा हूँ ताकि आप लोगों को पता चले। तो हमारे पास ये कुछ क्रोम OS को छोड़ दें, वो असल में गूगल का प्लेटफॉर्म है, तो वो लोग जानबूझ के उसको हर जगह लगाते रहते हैं, कोई इसको इतना वो नहीं मिली हुई ऑडियंस फ़िलहाल। लेकिन चले, उन लोगों का है, कुछ ना कुछ अच्छा करता होगा, लेकिन फ़िलहाल हम इन तीन की बात करते हैं, लिनक्स, मैक OS और विंडोज़। सही है, ये तीन सबसे मशहूर। मैं इसको ऊपर कर देता हूँ ताकि पीछे वाले जो अफराद हैं वो भी इसको देख सकें, ठीक है। तो ये हमारे पास तीन मेजर सुपर हीरोज़ हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के कैटेगरी में, ठीक है। अच्छा, अब भाई जावा ने इन तीनों के ऊपर तो कोड चला दिया आपका, लेकिन देखिए कोड चलाने से मसला हल नहीं हुआ। मैंने आपको बताया कंफर्ट जोन में आए तो फिर एक और इनोवेशन हुई। तो अब भाई कंफर्ट जोन तो हो गया, बड़ा बेहतरीन चल रहा है सिस्टम, लेकिन अब बोला भाई कि विंडोज़ का UI डिफरेंट है, मैक UI मतलब कि जिस तरह विंडोज़ दिखती है, ठीक है ना, आपने देखा है। अच्छा मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, मैक OS में देखें क्रॉस का बटन यहाँ पे, ठीक है, विंडोज़ में यहाँ होता है। ये मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ऐसी बहुत सारी एग्जांपल है। डिस्क को एक्सेस करना, कैमरे को एक्सेस करना, 20 चीज़ों को एक्सेस करने का तरीका डिफरेंट है हर एक ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए, समझ लें। क्योंकि जाहिर सी बात है ऑपरेटिंग, क्योंकि देखें अब आप एग्जांपल लें, आप एक कंपनी में गए, फॉर एग्जांपल आप गए माइक्रोसॉफ्ट में, सही है, माइक्रोसॉफ्ट के अंदर एक डेवलपमेंट मैनेजर बैठा हुआ है वहाँ पे, आपने उससे पूछा कि भाई विंडोज़ का डिपार्टमेंट कहाँ है, उसने बता दिया, सही है। आप लिनक्स के हेडक्वार्टर्स में गए, रेड हैट में, वहाँ पे आप गए, आपने उनको बोला भाई मुझे बताओ कि कर्नल का डिपार्टमेंट कहाँ है, मुझे उन लोगों से मिलना है, उसने बता दिया। अब आप माइक्रोसॉफ्ट के पास जाके उसको बोलोगे कि मुझे कर्नल का डिपार्टमेंट बताओ कहाँ है लिनक्स के, वो बोलेगा कि आप कौन हो भैया, है ही नहीं इधर कुछ ऐसा। यही मसला ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ है, ये बात समझ रहे। आपने एक कोड लिखा विंडोज़ के ऊपर, क्रॉस प्लेटफॉर्म चल रहा है आपका कोड, लेकिन आपने उसको बोला कैमरा एक्सेस कर दो, समझ रहे। तो जावा ने तो बस सिंपल ये कि आपका कोड बाइनरी में कन्वर्ट किया, मशीन तक पहुंचा दिया, क्योंकि जावा आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर बैठा हुआ था JVM लेके, उसने आपका कोड लिया, ट्रांसलेट किया ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए और चला दिया, हो गया काम आपका, समझ रहे। लेकिन जो एक्सेस करने का तरीक़ा था, वो स्टिल एक्सेस करने का तरीका स्टिल हर प्लेटफॉर्म पे डिफरेंट है। माइक्रोसॉफ्ट के डेवलपर्स ने अलग तरीके से लिखा है,
लिनक्स ने अलग तरीके से लिखा है, एप्पल ने अलग तरीके से लिखा है मैक ओएस में, ठीक है। तो अब भाई ये कैसे होगा कंट्रोल? तो अब यहाँ कॉन्सेप्ट आता है क्रॉस प्लेटफॉर्म का। अच्छा, अभी हम मल्टी प्लेटफॉर्म की बात कर रहे थे कि एक ही लैंग्वेज लिखी सब जगह चला दी। अब हमारे क्रॉस प्लेटफॉर्म पे, सही है, दोनों में बिल्कुल स्लाइट डिफरेंस है। मल्टी प्लेटफॉर्म मीन्स कि आपने एक कोड लिखा सब जगह चला दिया, क्रॉस प्लेटफॉर्म मीन्स कि आपने पूरी एप्लीकेशन बनाई और सब जगह चला दी। इन दोनों में फ़र्क है, कोड और पूरी बिल्डिंग बनाने में, ठीक है। अच्छा, अभी हम और डीप में आते जाएंगे तो आप लोगों को और समझ आ जाएगा। किसी को नींद तो नहीं आ रही भाई? नहीं आ रही, ठीक है। बिल्ली आपके एंटरटेनमेंट के लिए घूम रही है इधर, तो वो आपको एक्टिव रखेगी। अगर आप सो गए तो आपके नीचे से आपको निकल जाएगी बिल्ली और आपको अवेक नोटिफिकेशन मिल जाएगा, तो आप उठ जाएंगे। चले गई, चलें वो भी। तो अब आपका सोने का कोई आसरा नहीं है, सही है। तो अगर सो गए तो उठेंगे नहीं फिर। तो मैं तो बोलता रहूँगा अगले 2 घंटे तक, ठीक है। तो ये है मसला, ठीक है, कि भाई ऑपरेटिंग सिस्टम लेवल की चीज़ों को कैसे कंट्रोल करें। अब भाई आप एक एग्जांपल लें कि पहले हमारे पास फ़ोन हुआ करते थे बहुत सारे। ब्लैकबेरी था एक अलग, बिल्कुल अलग ही डायरेक्शन में चल रहा था वो, सही है। वो बड़े कीबोर्ड वाले फ़ोन आते थे, उसके देखे होंगे आप लोगों ने, ठीक है। हाँ, ब्लैकबेरी था, ठीक है। फिर सैमसंग ने बोला कि भाई हम अपना बनाएंगे ऑपरेटिंग सिस्टम, उन्होंने भी बनाया एक, ठीक है। पर्ल ओएस करके नाम था उसका, अब तो मैं भूल भी गया उसका एग्जैक्ट नाम। खैर वो आप लोगों में से ज़्यादा लोगों को नहीं पता होगा, कोई मसला नहीं है। तो वो बहुत ही छोटे टाइम के लिए आया था वो, सैमसंग ने फ़ौरन से ही समझ लिया नहीं नहीं ये मसला हो गया, उसको छोड़ दो, हटा दें। उसके बाद विंडोज़ आया, विंडोज़ मोबाइल की बात कर रहा हूँ, ये वाला विंडोज़ नहीं, वो भी वही है वैसे, लेकिन विंडोज़ मोबाइल, ल्यूमिया वगैरह देखा होगा आपने, ठीक है। उसके बाद भाई हमारे पास iOS है और एंड्रॉयड है, ठीक है। तो ये हमारे बहुत सारे प्लेटफॉर्म थे। तो पहले तो खैर बहुत सारे थे, तो लोगों को तकलीफ़ होती थी, यार हमने एक ऐप बनाई है, इतनी अच्छी ऐप है माशाल्लाह से हमारी, लेकिन हमने तो सिर्फ ब्लैकबेरी के लिए बना दी, हम एंड्रॉयड पे कैसे चलाएं? चला नहीं सकते। उन्होंने बोला भाई ये तो एंड्रॉयड डेवलपर हायर करें, या सीखना पड़ेगा एंड्रॉयड किस तरह चलता है, क्योंकि हर प्लेटफॉर्म का अपना स्टाइल है काम करने का। जैसे देखिए हर कंट्री में आप जाएंगे तो आप चाइनीज़ को तो नहीं बोल सकते कि भाई आप रिक्शे में बैठ कर ट्रैवल करो, भाई वो बोलेगा मेरे पास सबवे है मैं उसमें निकल जाऊंगा, भाई मैं क्यों रिक्शे में बैठूँ, मैं नहीं बैठ रहा रिक्शा। या आप उसको तो नहीं बोल सकते कि आपको नहीं बस में लटकते हुए चढ़ना है, नहीं, वो बोलेगा भाई ऐसे तो स्टंटमैन करता है खाली, हमारे पास तो ऐसा तो नहीं होता। तो ये वाली चीज़ें जो हैं ये हर प्लेटफॉर्म के हिसाब से आपने करनी है, सही है। तो ऐसे ही एंड्रॉयड में भी है भाई। अब एंड्रॉयड बोल रहा है कि भाई मैं तो रिक्शे में नहीं बैठ के जा सकता, और विंडोज़ बोल रहा है मेरे पास तो रिक्शा है मैं तो जाऊंगा। तो अब भाई ये क्या मामला किस तरह हल होगा, सही है। तो ये मामला हल करने के लिए आया क्रॉस प्लेटफॉर्म। क्रॉस प्लेटफॉर्म ने बोला भाई आप पूरा सॉफ्टवेयर पूरी ऐप एक ही जगह लिखो और सब जगह चलाओ। अच्छा ये कैसे होगा भाई? अब वही सवाल दोबारा आ गया जो जावा में आया था कि चलो भाई लैंग्वेज तक तो बात समझ आ गई थी, JVM आपने रख दिया बीच में, हो गया था काम, अब ये कैसे करोगे? तो वही कॉन्सेप्ट दोबारा लेके आते हैं JVM वाला, और अब हम समझते हैं कि क्रॉस प्लेटफॉर्म कैसे चला। तो सबसे पहले इसके अंदर हम नाम लेंगे फ़ोनगैप का। एडोब ने लॉन्च किया था ये प्लेटफॉर्म, आप लोगों में से शायद किसी ने देखा हो, इसका लोगो, इसके बारे में थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन हो, बट अगर नहीं भी है तो मैं आप लोगों को बताऊंगा, ठीक है। फ़ोनगैप, इसमें गैप बिल्कुल भी नहीं था, लेकिन इसका नाम फ़ोनगैप, ठीक है। तो एडोब ने ये लॉन्च किया था, ठीक है। अच्छा, फ़ोनगैप क्या करता था? लोगो नहीं आया इसका, देखें इतना ज़्यादा बेचारा पीछे चला गया कि उसने लोगो हटा दी। खैर, तो फ़ोनगैप क्या करता था, वापस फ्लटर का लोगो ले आता है, थोड़ा सा अच्छा फील होगा। तो फ़ोनगैप जो है वो उसने बोला भाई एक काम करता है, सारे ऑपरेटिंग सिस्टम में एक चीज़ कॉमन है, वेब ब्राउज़र सब में है, इंटरनेट सब में चलता है, यानी कि HTML एक लैंग्वेज है जो कि वेब ब्राउज़र के अंदर चलती है, जिससे आप वेबसाइट्स ब्राउज़ करते हैं, वो सारे ऑपरेटिंग सिस्टम्स में चलती है। एक चीज़ कॉमन है सब में, क्योंकि इंटरनेट तो सब ने चलाना है ना, ब्लैकबेरी में भी इंटरनेट चलना है, नोकिया में भी चलना है, सब में चलना है। मैंने बोला भाई एक काम करते हैं, आइडिया आ गया हमारे पास, सही है। मैंने बोला HTML पे कोड लिखो ब्राउज़र वाला,
और ऐप का आइकन बना दो बस। नहीं अच्छा वो बस नहीं है, उसके पीछे और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन मैं आपको इसलिए इस तरह समझा रहा हूँ ताकि आप अच्छा इनके समझ सकें। तो पहले ऐप का कॉन्सेप्ट क्या था कि भाई बस आइकन आना चाहिए, बस आइकन आ गया तो ऐप हो गई, यही है ऐप। चाहे पता है, मैंने आपको भी बताया कंफर्ट जोन में आएंगे तो पता चलेगा ना कि इससे आगे भी कुछ था भाई ऐप का मकसद। तो अब भाई ऐप के आइकन जो है वो आने लग गए सबके, भाई बोला बस फ़ोन के ऐप को दो। फ़ोन के ऐप ब्लैकबेरी की भी ऐप बना रहा है, और मतलब आप क्या करोगे, आप HTML पे कोड लिखोगे, आप फ़ोन के ऐप को दोगे, वो ब्लैकबेरी का भी बना देगा, एंड्रॉयड की भी बना देगा, आईफोन की भी बना देगा, जितने उसको प्लेटफॉर्म दुनिया में मिले होंगे उसने सबकी बना दी। सही है, तो सही है भाई, सब में वेब ब्राउज़र चलता है तो HTML तो सब में चला सकता है वो। तो आपने जो वेब वाली टेक्नोलॉजी जो लिखी, जो वेब ब्राउज़र वाली चीज़ें लिखी आपने, वो सब जगह चल जाएंगी, चला दी उसने। ऊपर से बस URL का बार हटा दिया ऑब्वियसली, वरना मसला हो जाएगा। तो भाई ऐप बनना शुरू हो गई। अच्छा अब ये कैसे हो रहा है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है समझना, ठीक है। जैसे JVM का इंपॉर्टेंट था, क्योंकि हम फ्लटर के अंदर भी इस चीज़ को यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है। तो अब भाई JVM तो था यहाँ खड़ा हुआ, यहाँ ऑपरेटिंग सिस्टम था, सही है, वही हम बिल्डिंग कंटिन्यूसली बनाए जा रहे हैं। तो भाई अब इसके ऊपर आ गया हमारा क्रॉस प्लेटफॉर्म फ़ोन गैप, इधर यहाँ JVM है, ऊपर फ़ोन गैप आ गया, सही है। अच्छा फ़ोन गैप ने बोला भाई कि मैंने हर प्लेटफॉर्म के लिए, हर एक ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए, ब्लैकबेरी के लिए, एंड्रॉयड के लिए, iOS के लिए एक ऐप बना ली है पहले से, सबके लिए एक एक बना ली है, सही है। अब आपने बोला भाई आपने तो एक बनाई, हमको तो बहुत सारी बनानी है, हम कैसे बनाएं। तो अब हुआ ये कि उस ऐप को इस तरीके से बनाया गया कि भाई आप जो भी कोड लिखोगे वो HTML की जो फाइल्स होंगी आपकी कोड की, वो उसमें कंबाइन हो जाएंगी उस ऐप में जो उन्होंने बनाई हुई है पहले से। तो अब आप उसको रन कराओगे ब्लैकबेरी पे, आराम से करा सकते हो, क्योंकि आपकी HTML की फाइल उसके साथ कनेक्टेड है। आपने रन दबाया, उनकी ऐप एग्जीक्यूट हुई, कोड आपका चल रहा है। सही दिया ना, सही। तो ये तरीका था, ठीक है। तो यहाँ पे जो है क्रॉस प्लेटफॉर्म ने बोला कि भाई ये बड़ा अच्छा हमारा काम हो गया फ़ोन गैप ने स्पेसिफिकली, ठीक है। अच्छा फ़ोन गैप के बैकएंड के ऊपर एक और चीज़ चलती थी, कोर्डोवा, लेकिन हमें उसको खास समझने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कोर्डोवा बस फ़ोन गैप को हेल्प करती थी फ़ोन का कैमरा एक्सेस करने में और इस तरह की चीज़ें एक्सेस करने में जो फ़ोन में अवेलेबल होती हैं, कॉल लगाने के लिए, इस तरह की चीज़ें, ठीक है ना। ऐप है, ऐसी बात है, कुछ ना कुछ तो करेंगे ना उसमें, तो ये मसला है। तो फीचर्स भी तो बनाने, तो फ़ोन के ऐप ने वो प्लेटफॉर्म बनाया था जिसमें सारी ऐप्स बनती हैं, और उसके अंदर जो फीचर्स थे वो कोर्डोवा ने प्रोवाइड किए थे, ठीक है। कॉम्बिनेशन बन गया, तारे कनेक्ट हो गए, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। आगे हुआ ये कि भाई जब फ़ोन के ऐप पे लोग ऐप बनाए थे बड़े सुकून से, तो एक बंदा उठा, उसने बोला यार मसला है अभी भी, फ़ोन के ऐप में हम बिल्कुल इतनी सादा HTML लिखते हैं कि उसमें तो बटन ही लगा सकते हैं, बस एक पेज आगे लेके जा सकते हैं, और क्या करें। तो भाई फिर लोगों ने बोला यार वेब में देखो और क्या क्या होता है। तो वेब में भाई बहुत कुछ आ गया था। एंगुलर का नाम सुना होगा आप लोगों ने, एंगुलर, ठीक है, एंगुलर JS, React JS, फिर एंगुलर JS से हट के एंगुलर हो गई, सही है ना, फुल सॉलिड मतलब। तो अगर नहीं भी सुना तो मैं आपको बता देता हूँ कि होता क्या था। देखिए जैसे मैंने आपको बताया कि लैंग्वेजेस हैं कंप्यूटर की, ठीक है। लैंग्वेजेस जब लिखते हैं आप, तो लैंग्वेजेस को और आसान करने के लिए और चीज़ें आती हैं कि भाई और आसान कर दो इसको, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसके अंदर आके काम कर सकें। तो अब लैंग्वेज को कैसे आसान किया जाए, तो उसमें कुछ पहले से कोड लिख के लोग रखते हैं जिसको आप इस्तेमाल करते हैं और आप और काम करते हैं लैंग्वेज के ऊपर, आपका काम आसान हो जाता है। तो इन्हीं चीज़ों के कुछ नाम हैं। एंगुलर, पहले से बहुत सारा कोड लिखा हुआ है, आप उसको इस्तेमाल करें, उसको हम फ्रेमवर्क बोलते हैं कि आप एक फ्रेम में रह के काम करेंगे, उसमें आपको कोड मिल रहा होगा ऊपर से, सही है। स्क्रीन खुलानी है, पहले से लिखा हुआ है, आपने बस अपना कोड लिख देना है स्क्रीन का, हो जाएगा, वरना आपको पूरा लिखना पड़ेगा स्टार्ट से, समझ रहे। तो आसानी हो रही है ना। देखिए हम बाइनरी से ऊपर जब आ रहे थे तो हम लैंग्वेज को आसान कर रहे थे, सही है, कि हम लैंग्वेजेस को रीडेबल बना सकें। अब रीडेबल तो हो गई, बड़े अच्छे तरीके से आप इंग्लिश में सारा कोड लिख रहे हैं, बट अब उस इंग्लिश को भी और शॉर्ट किस तरीके से करें, तो फ्रेमवर्क, एंगुलर, React JS, ठीक है, ये सारी चीज़ें आपके पास आ गई।
अब भाई आया एक और हमारे पास प्लेटफॉर्म, आयोनिक भाई। भाई उसका नाम नहीं है, मैं उसको बोल रहा हूँ, ठीक है। भाई तो एक ही है। अच्छा, उधर नहीं जा रहा मैं अभी फ़िलहाल। अच्छा, आयोनिक ये रहा हमारे पास, ठीक है। इसका आपने लोगो देखा होगा। आयोनिक ने क्या किया, आयोनिक ने बोला भाई सही है, कोर्डोवा तो बड़ा ज़बरदस्त था, ठीक है, कोर्डोवा ने अच्छे अच्छे काम हमसे करवाए हैं बड़े, लेकिन यार कोर्डोवा ने हमें सिर्फ वो काम करके दिए हैं, फ़ोन के ऐप ने हमें वो काम करके दिए हैं कि भाई आपने HTML पे कोड लिखा और आपने चला दिया, सही है, चल गया ब्राउज़र में। लेकिन अब उसके अंदर जो कॉम्प्लेक्सिटीज़ हैं वो कैसे हैंडल करें, मतलब मल्टीपल चीज़ें चल रही हैं कि स्क्रीन पे, जैसे आप फेसबुक की ऐप खोलें, ऊपर स्टोरीज़ आ रही हैं, नीचे पोस्ट आ रही हैं, इतनी सारी चीज़ें आ रही हैं, किस तरह हैंडल होंगी, मतलब बहुत कोड चाहिए उसके लिए, तो मसला हो जाएगा। मैंने बोला भाई काम करते हैं, एंगुलर को पकड़ते हैं, फ़ोन के ऐप के साथ कंबाइन करते हैं और एक और बना देते हैं। तो इस तरह से आया आयोनिक। स्टार्ट एंगुलर से हुआ था वैसे ही, सही है। तो आयोनिक ने जो है अपनी भी कुछ प्री बिल्ड चीज़ें दी बना के, जैसे फ़ोन के ऐप ने दिया था बहुत सारी चीज़ें, और प्लेटफॉर्म उस वक्त तक काफ़ी कट डाउन हो गए थे, ब्लैकबेरी वगैरह जो है वो रिमूव होने लग गए थे। तो उन्होंने बोला भाई एंड्रॉयड, iOS और वेब पे फोकस करते हैं, सही है। वेब इनका थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से चलता था, बट स्टिल उन्होंने फोकस किया। उसमें PWA वगैरह आता है, वो अभी हम उसके ऊपर नहीं जाएंगे, ठीक है। तो क्रॉस प्लेटफॉर्म इन्होंने थोड़ा सा एक्सटेंड कर दिया कि भाई चलो फ्रंट एंड फ्रेमवर्क भी आ गया उसके अंदर, जो कोड और आसान कर देंगे, एंगुलर, React.js वगैरह, ठीक है। लेकिन फिर भाई एक और भाई को मसला हो गया उसमें, उन्होंने बोला यार ये सही है, फ्रेमवर्क तो आ गए, लेकिन अभी भी वेब ब्राउज़र में ही हो आप, देख रहे हो आप? उसने बोला हाँ भाई ये तो देख रहे हैं। तो वेब ब्राउज़र का तो बड़े मसले मसाइल हैं, परफॉर्मेंस नहीं है, पहले तो परफॉर्मेंस किस सूरत में नहीं है भाई। देखो आप वेब पेज खोलोगे, ठीक है, तो सबसे पहले तो ये है वेब पेज लोड होने में एक टाइम लेता है। क्यों लेता है मैं आपको बताता हूँ। आपने एक ऐप बनाई फ़ोन के ऐप पे, आयोनिक के ऊपर, यहाँ तक अभी रहते हैं फ़िलहाल, इससे आगे नहीं जा रहे, ठीक है। तो आयोनिक के ऊपर आपने फॉर एग्जाम्पल ऐप बनाई या फ़ोन के ऐप पे बनाई, तो आपने HTML का कोड लिखा, आपका कोड कहाँ चल रहा है, ब्राउज़र के ऊपर, ये रहा ब्राउज़र, ये आपका कोड, ठीक है। उसके नीचे है ऑपरेटिंग सिस्टम और फिर आपका बाकी का हार्डवेयर। तो आप कितनी ऊपर रह के कोड लिख रहे हो, समझ रहे हैं। जो लो लेवल लैंग्वेजेस होती है ना, C लैंग्वेज हो गई, इस तरह की, इनकी परफॉर्मेंस बहुत फास्ट होती है। क्यों? क्योंकि ये हार्डवेयर से ज़्यादा जल्दी इंटरेक्ट कर सकती हैं। लेयर्स जो होती हैं बीच में वो कम होती, जितनी ज़्यादा लेयर्स आप बढ़ाते जाओगे उतनी ज़्यादा परफॉर्मेंस आपकी कंप्रोमाइज़ होगी। जाहिर सी बात है होगी, टाइम लगेगा भाई, कुछ तो टाइम लगेगा इतना लंबा रास्ता तय करके जाने में, समझ रहे, एक गेट से दूसरे गेट तक। तो भाई HTML का कोड आपकी ऐप का, उसमें एंगुलर वगैरह चल रही है, वो भी अलग है। उसके अलावा फिर आपका ब्राउज़र, फिर ऑपरेटिंग सिस्टम और फिर हार्डवेयर। तो भाई ये एक भाई ने बोला नहीं भाई ये तो नहीं चलेगा, बड़ा मसला है इसके साथ, बहुत लंबी हो रही है ये कहानी, इतना लंबा सफ़र तय करके मेरा कोड जाता है, मेहनत लगती है उसमें बहुत, डिवाइस की बैटरी मेरी जो है वो एंड हो जाती है, उसमें मसला हो रहा है। और फिर एक और मसला ये भी है कि भाई ऑपरेटिंग सिस्टम से कोई चीज़ ऊपर लानी है तो वो भी एक अलग मसला। फॉर एग्जांपल आपको वाइब्रेशन की API चाहिए, फ़ोन वाइब्रेट कराना है बटन दबाने में, कैसे होगा? तो आप पहले ब्राउज़र को बोलोगे, ब्राउज़र OS को बोलेगा, OS हार्डवेयर को, OS बेसिकली कर्नल को बोलेगा और कर्नल हार्डवेयर को बोलेगा, कर्नल आ गया है बीच में, ठीक है। तो वहाँ से फिर वो वापस कमांड बाउंस बैक होगी ऊपर कि चल गई, समझ रहे हैं। तो वो भी इतना लंबा ही सफ़र तय करके आई। तो ये जो सफ़र है बीच का, ये कम करना है। ये सफ़र एक्चुअली सफरिंग ही है कोड के लिए, ठीक है। अच्छा, तो भाई अब उन्होंने बोला कि एक काम करते हैं, फेसबुक में बैठे हुए थे एक भाई, सही है, उन्होंने बोला यार एक काम करते हैं कि React.js है हमारे पास, अच्छी चल रही है, बड़ी लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, काफ़ी ऑडियंस घेरी हुई हमने, तो हम क्या करते हैं, फ़ोन के ऐप वालों के पास जाते हैं, उन्होंने जो काम किया था ना वही करते हैं, लेकिन एक चेंज करते हैं उसमें। वैसे तो वो काफ़ी ह्यूज चेंज है, लेकिन मैं उसको अभी एक कंसिडर करता हूँ कॉमन करके। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने बोला ब्राउज़र को हटा दो, ब्राउज़र को उन्होंने उठा के घर भेज दिया, बोला भाई तुम जाओ, चले गया भाई। अब उन्होंने बोला भाई जावा स्क्रिप्ट कैसे आएगी फ़ोन तक, ब्राउज़र तो बेचारा चला गया घर, वही तो था बंदा जो जावा स्क्रिप्ट को ऑपरेटिंग सिस्टम से मुलाकात का मौका प्रोवाइड कर रहा था, तो अब वो तो चला गया घर, चाय पी रहा है वो। अब भाई अब क्या होगा, अब उन्होंने बोला कि
भाई हम एक ब्रिज लिखते हैं जो क्या करेगा, हमारी जावा यानी कि एंड्रॉयड के ऊपर चलती है जावा, iOS के ऊपर चलती है ऑब्जेक्टिव सी या स्विफ्ट, ठीक है। अच्छा मैं कॉटलिन भी चलती है एंड्रॉयड के ऊपर, लेकिन हाँ सही है। तो पीछे से अरबाज ने इशारा कर दिया, कुछ लोग अरबाज को जानते होंगे पहले से, तो वो कॉटलिन डेवलपर है, उनको थोड़ा सा ऑफेंसिव फील हो रहा है। तो कॉटलिन पे जो है मैं इस वजह से नहीं बोल रहा था, क्योंकि जाहिर सी बात है कॉटलिन एक अलग जो है वो पूरा सिनेरी हो जाएगा, और काफ़ी सारे लोगों को ना भी पता हो उसके बारे में। नहीं पता तो कोई मसला नहीं है, तो ये कॉटलिन भी एक लैंग्वेज है और हम उसको एंड्रॉयड डेवलपमेंट के लिए अब इस्तेमाल करते हैं नए ज़माने में। तो खैर वापस आते हैं, तो जावा या कॉटलिन के ऊपर हमारा जो है वो क्लासेस लिखी हुई हैं, कोड लिखा हुआ है, कोड लिखा हुआ है, इंस्ट्रक्शंस लिखी हुई हैं। वो हमारे जावा स्क्रिप्ट के कोड को ब्रिज के थ्रू, एक उन्होंने ब्रिज लिख दिया था बीच में उसका जावा स्क्रिप्ट का वीएम यूज़ करते हुए, जैसे हमारे पास JVM है उस तरह का VM होता है जावा स्क्रिप्ट का, जिसके अंदर जावा स्क्रिप्ट एग्जीक्यूट होती है, उसके थ्रू एक उन्होंने ब्रिज लिख दिया, ब्राउज़र हटा दिया बीच में से। उस ब्रिज ने क्या करा, जो भी जावा स्क्रिप्ट पे आप लिख रहे हो वो कम्युनिकेट हो रहा है उन क्लासेस के साथ, उस कोड के साथ जो आपने जावा पे लिखा। समझ रहे, आपने एक बटन लिखा, वो कोड यानी कि वो बटन का कोड ब्रिज के थ्रू कनेक्ट हुआ आपके जावा के बटन के साथ, और उसने स्क्रीन पे आपको बटन दिखा दिया जो कि जावा से आ रहा है, रिएक्ट नेटिव से नहीं आ रहा, जावा से आ रहा है। कोड आप रिएक्ट नेटिव पे लिख रहे हो क्योंकि आपको एक ही कोड लिखना है दोनों के लिए, एंड्रॉयड और iOS के। ये बात समझ रहे? तो आपने जावा स्क्रिप्ट में एक लाइन लिखी, बटन, उसके अंदर आपने लिख दिया हेलो वर्ल्ड, बटन के ऊपर लिखा हुआ है हेलो वर्ल्ड। वो बटन गया उठ के, उसने लिखा भाई बंदे ने लिखा है ये बटन का कोड, इसको लेके जाओ। वो ब्रिज के थ्रू गया अंदर जावा के पास, उसने बोला भाई ये देखो ये बटन है, इसको ट्रांसलेट करो और मुझे वापस इसका आउटपुट दो। आउटपुट दिया, वो जावा पे रख, वो जावा स्क्रिप्ट पे ले आके रख दिया, स्क्रीन पे आपके ले आके रख दिया। बेसिकली जावा स्क्रिप्ट पे नहीं रखा, स्क्रीन पे ले आके रख दिया। स्क्रीन एंड्रॉयड कंट्रोल कर रहा है आपकी, समझ रहे हैं, या iOS का। ऐसे ही iOS के साथ भी हुआ, iOS को बोला भाई ये कोड लो, स्विफ्ट या ऑब्जेक्टिव सी के पास जाओ, आपकी जो लैंग्वेज है एनवायरनमेंट की, जैसे मैंने आपको बताया ना चाइना में चाइनीज़ चलती है, ऐसे आप समझो iOS के अंदर स्विफ्ट या ऑब्जेक्टिव सी चलती है, एंड्रॉयड के अंदर जावा या कॉटलिन चलती है, समझ रहे। तो iOS को बोला भाई, अब उन्होंने क्या किया, उन्होंने सारी ये क्लासेस लिख दी पीछे, यानी कि सारा का सारा कोड लिख दिया पीछे, आपको जावा स्क्रिप्ट पर लिखना है कोड। जावा स्क्रिप्ट भी एक लैंग्वेज है जो हम वेब ब्राउज़र में यूज़ करते हैं। ये जो वेब ब्राउज़र आप देख रहे हैं जिसमें हम इंटरनेट चला रहे हैं, इसमें जावा स्क्रिप्ट चलती है। वैसे तो अगर मैं आपको सही बात बताऊं तो HTML कुछ नहीं होती, जावास्क्रिप्ट ही होती, लेकिन मैं उस टॉपिक पे अभी नहीं आऊँगा, ठीक है। वो एक और बहुत बड़ा टॉपिक है, ठीक है, और आप फिर जो है वो समझाने में मुझे लंबी टाइम लगेगा उसके। तो खैर, तो हम आते हैं इसके ऊपर कि ये कहानी हो गई। तो भाई ऐप परफॉर्मेंस थोड़ी सी इम्प्रूव हो गई हमारे पास, थोड़ी सी नहीं, काफ़ी सारी इम्प्रूव हो गई, क्योंकि रिएक्ट नेटिव ने हमारे एलिमेंट्स को डायरेक्टली हमारे प्लेटफॉर्म के एलिमेंट्स के साथ कनेक्ट कर दिया। अब ब्राउज़र में नहीं चल रहे आप, पहले आ रहा था HTML का व्यू आपके पास, अब वो नहीं आ रहा, आपके पास जावा का ही व्यू आ रहा है, मगर कोड आप जावास्क्रिप्ट पे कर रहे हो, और वो कोड जाएगा और आएगा किस तरह, वो इंस्ट्रक्शंस उन्होंने पहले से लिख दी, ठीक है। तो ये काम उन्होंने भी यही किया, एंड्रॉयड पे एक ऐप बनाई, iOS पे एक ऐप बनाई, और उसके अंदर ये सारा काम कर दिया पहले से, और आपको बोला ये लो जावास्क्रिप्ट की फाइल इसमें लिख दो। आपने बोला क्या जादू है ये, तो यहाँ लिखो हो जाता है, लेकिन ऐसा होता नहीं है, सही है। तो ये मैंने आपको समझा दिया कि क्या होता है। तो रिएक्ट नेटिव ने ये काम किया, ठीक है। रिएक्ट को असल में रिएक्ट जो है वो रिएक्ट JS है, उन्होंने रिएक्ट JS को अलग किया ब्राउज़र से, और उसके पीछे जावा या स्विफ्ट का जो स्ट्रक्चर था वो लाके लगा दिया, सही है, ब्रिज के थ्रू, जिससे वो कम्युनिकेट करने लगा। तो स्ट्रक्चर आप रिएक्ट JS वाला फॉलो करते हैं वहाँ पे, और कम्युनिकेशन एंड्रॉयड या iOS वाली, सिंपल, समझ रहे हैं। तो आप देख रहे हैं कोड हमारा छोटे से छोटा होता जा रहा है, ऐसा होता नहीं है क्योंकि प्लेटफॉर्म जब आसान हो जाता है तो जाहिर बात है ऐप के अंदर फीचर्स इंक्रीज हो जाते हैं, काम तो आपने करना ही फिर भी वही है, ज़्यादा करना है। अच्छा, तो अब हम आते हैं आगे फ्लटर पे, कि भाई अब इतना सारा काम तो हो गया माशाल्लाह से, तो फ्लटर की क्या ज़रूरत है भाई। तो फ्लटर जो है वो गूगल की क्रोम की टीम में एक भाई थे, वो उठे, उन्होंने बोला यार एक मसला है,
मैंने बोला भाई अब क्या मसला है यार, इतना सारा तो बन गया पहले से। मैंने बोला अच्छा मसला समझा दो। मसला ये है, उन्होंने बोला यार कोई ऐसा फ्रेमवर्क नहीं है हमारे पास, कोई ऐसा कोड नहीं है हमारे पास पहले से लिखा हुआ। फ्रेमवर्क को मैं थोड़ा सा सिंपल अल्फाज में इस्तेमाल करूँगा यहाँ पर, ठीक है, ताकि सबको समझ में। तो ऐसा कोई हमारे पास पहले से कोड नहीं लिखा हुआ जिसके अंदर हम कुछ लिखें और वो सारे के सारे प्लेटफॉर्म्स पे एक जैसा दिखे, एक जैसा चले कंसिस्टेंसी से। सही है? ये कैसे होगा? क्योंकि रिएक्ट नेटिव में क्या होता है, आपने कोड लिखा, सही, आपने एक बटन का टैग लगा दिया, उसमें आपने कोई टेक्स्ट लिख दिया, एंड्रॉयड पे चलाया, ब्लू कलर का एक शेडो वाला आपको बटन शो हो रहा होगा जिसको हम मटेरियल बटन या एलिवेटेड बटन कुछ भी इसमें से बोल सकते हैं, ठीक है, क्योंकि एंड्रॉयड मटेरियल यूआई पे चलता है। इस मटेरियल यूआई को फिलहाल दिमाग से निकाल दें, कंट्रोल डिलीट, ठीक है। अभी हम इसको स्पेसिफिकली समझते हैं कि बटन एंड्रॉयड के हिसाब से आएगा, iOS पे रन कराएंगे तो बटन चेंज हो जाएगा, iOS के हिसाब से आएगा, क्योंकि iOS पे आपने देखा होगा थोड़ा सा फ्लैट यूआई होता है, यानी कि टेक्स्ट टाइप बटन होता है। सही है? अब तो खैर यूआई काफ़ी अपडेट हो गया, बट पहले वैसा हुआ करता था। तो भाई आपका जो यूआई आ रहा है ना, जो आपका स्क्रीन पे जो चीज़ें दिख रही हैं वो आ रही हैं ऑपरेटिंग सिस्टम से रिएक्ट नेटिव के अंदर। समझ रहे हैं? फ्लटर ने बोला यार एक काम ये करते हैं कि भाई हम एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाते हैं जिसके अंदर हम जो यूआई लिखें वो कंसिस्टेंट हो और फुल कंट्रोल हो आपके पास उसका। क्योंकि अभी क्या है, प्लेटफॉर्म के ऊपर डिपेंडेंट हो आप। प्लेटफॉर्म कोई अगर चीज़ दे रहा है, कोई बटन दे रहा है, तो आप रिएक्ट नेटिव में लिख सकते हो, वरना नहीं लिख सकते। क्योंकि प्लेटफॉर्म ही अगर नहीं दे रहा तो रिएक्ट नेटिव लेके कहाँ से आएगा? घर से तो नहीं लाएगा, प्लेटफॉर्म से लाएगा, ठीक है। तो प्लेटफॉर्म के पास है ही नहीं, भाई प्लेटफॉर्म बोला है दुकान ही बंद करी हुई है मैंने, है ही नहीं, जाओ यार है ही नहीं वहाँ पे, यार मैं क्या करूँ। सही है? तो वो इस तरह के एक्सेप्शंस आपको शो करेगा। ये नहीं लिखा हुआ आता कि है नहीं वहाँ पे, लेकिन ये लिखा हुआ आता है कि एलिमेंट नॉट अवेलेबल, क्लास नॉट फाउंड, इस तरह की चीज़ें। सही, वो कंप्यूटर बताया ना अपनी ज़बान में, वो तो मैं अपने पास से बता रहा हूँ, ठीक है। मैंने बनाया होता तो मैं यही दिखाता। तो जो है ये हो गया। तो भाई फ्लटर ने बोला कि यार एक काम करते हैं, ये मसला ख़त्म ही कर देते हैं, छोड़ो इसको, हटाओ। हम लोग जो है ना एक ऐसा प्लेटफॉर्म, एक ऐसा कोड बनाते हैं, एक ऐसा फ्रेमवर्क बनाते हैं जिसके अंदर हम कोड लिखें एक ही लैंग्वेज पे, सारी जगहों पे चलाएं और पूरा कंट्रोल हमारे पास उसके अंदर एक एक पिक्सल का स्क्रीन के ऊपर हो। अब भाई ये कैसे होगा? प्लेटफॉर्म तो बोलेगा भाई मैं तो नहीं दे रहा ऐसा कंट्रोल, मेरे पास नहीं है खुद, तो मैं कहाँ से दूँ? तो बात तो सही है भाई, ठीक है। तो नहीं है भाई उसके पास भी। उसने बोला हाँ यार बात तो सही है, तो एक काम करते हैं। तो उन्होंने बोला भाई अच्छा आप लोगों ने गेम्स खेले हैं ना फ़ोन के ऊपर, सभी खेलते हैं, सही है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो जो है गेम्स के अंदर आपने देखा होगा कि बड़ा डिफरेंट यूआई होता है, देखा है आपने? बड़ा ही, मतलब आपका फ़ोन पूरा अलग चल रहा होगा, गेम बिल्कुल अलग, सही है। ऊपर से वो एनिमेशंस आ रहे हैं, स्टार्स गिर रहे हैं, पता नहीं क्या क्या, जो दिल में आए वहाँ पे हो रहा होता। तो वो जो चीज़ होती है ना वो कहलाती है कैनवस। अच्छा अब हम थोड़ा सा टेक्निकल बात करते हैं इसके ऊपर, ठीक है, और थोड़ी सी रियल लाइफ के साथ भी बात करते हैं। तो आपने किसी आर्टिस्ट को देखा होगा, सही है। अच्छा एक तो वो होते हैं वो जो बच्चों की ड्राइंग बुक होती है कि आप जो है वो उसी के ऊपर ट्रेस कर दें, बन गई वही डायग्राम, ये अच्छा काम हो, सही है। लेकिन एक होता है आर्टिस्ट, आर्टिस्ट को आप देंगे बिल्कुल खाली पेज, वो उसके ऊपर ड्रॉ कर देगा, आप उसको जो बोलेंगे ड्रॉ कर देगा, अपनी शक्ल बोलेंगे वो ड्रॉ कर देगा, सही। तो वो सब कुछ ड्रॉ कर देगा उधर। फ्लटर ने बोला कि भाई हम एक काम करते हैं, हम लेते हैं कैनवस, खाली पेज, हर प्लेटफॉर्म के ऊपर वो कैनवस चलाते हैं और उसके ऊपर अपना फ्रेमवर्क लिख देते हैं जो यूआई को ड्रॉ करेगा, जो भी हम बोलेंगे वो ड्रॉ कर देगा, क्योंकि हम प्लेटफॉर्म से बाहर आ गए। यहाँ पे हमारा एंड्रॉयड है, इसके ऊपर उन्होंने कैनवस रखा, एंड्रॉयड को बोला भाई तुम छोड़ो, तुम यूआई की बात ही नहीं करो मुझसे, जाओ, सही है। एंड्रॉयड की ऐप खुली, उसके ऊपर कैनवस रखा, प्लेन स्क्रीन, सही है, जिसके ऊपर आप कुछ भी ड्रॉ कर सकते हो। और फ्लटर ने बोला अब यहाँ से मैं देख लूँगा, आप जाओ। उन्होंने बोला सही है भाई, जब मैं जा रहा हूँ आप देख लो, सही है। तो यूआई जो है वो सारा का सारा वो फ्लटर ने अपने कंट्रोल में ले लिया। उसने बोला भाई अब मैं बताऊँगा कैसे लिखना है,
समझ रहे? तो अब अगर आप कोई बटन लगाएं एंड्रॉयड के ऊपर और वही आप उठा के iOS पे चलाएं, तो वो पेंट कौन कर रहा है? फ्लटर। तो सेम आएगा। अगर वो बटन नहीं भी एग्जिस्ट करता तब भी आ जाएगा, क्योंकि पेंट कौन कर रहा है? फ्लटर। स्क्रीन पे पेंटिंग हो रही होती है। असल में देखें, थोड़ा सा और आगे आ जाता है। कैनवेस जब आप खोलते हैं ना फ़ोन के ऊपर अपना, जैसे अभी ये फ़ोन है मेरा, ठीक है, तो ये फ़ोन मैंने खोला, ये स्क्रीन आ रही है मेरे सामने, ये जितनी भी स्क्रीन के ऊपर चीज़ें आ रही है ना, ये सब पेंट हो रही है। एक पेंट, एक बेसिकली एक्चुअल एक क्लास होती है अंदर, एक्चुअल एक कोड लिखा होता है जो हमारी स्क्रीन पे पेंट करने के काम आता है, जो ड्रॉ कर रहा होता है चीज़ें। आपने लिखा इस तरह नहीं हो रहा होता, जैसे अगर एग्जाम्पल लें कि मैं अभी यहाँ पे ए लिखूँ तो ये ए ड्रॉ होगा, समझ रहे हैं? ऐसे नहीं आ रहा कि ओवर द ईयर आ गया, बस नहीं, ड्रॉ हो रहा है। सही है? तो ये सारा का सारा यूआई जो आप देख रहे हैं, ये राउंड सर्कल्स, प्लस का बटन, ये सब ड्रॉ हो रहा है। ठीक है? तो ये जो कैनवस है हमारा, ये क्या करता है? ये हमें हेल्प करता है ड्राइंग कराने में, जो फ्लटर ने इस्तेमाल किया। इसका नाम है, क्या नाम है इसका? कोई बताएगा? स्किया ग्राफिक्स इंजन। ठीक है? अच्छा, आप थोड़ा सा अगर इन डेप्थ फ्लटर लिख के सर्च करेंगे तो आपको ये मिलेगा। ठीक है? क्योंकि अगर आप वो माजरत के साथ कोई इंडियन वाली यूट्यूब की वीडियो खोलेंगे तो आपको उसमें सिर्फ हेलो वर्ल्ड की एप्लीकेशन ही मिलती है जनरली। लेकिन देखिए, इस कोर्स का भी मकसद यही है। मैंने आपको जो प्रेजेंटेशन में कल वाली दिखाया था कि इन डेप्थ नॉलेज और वो इंडस्ट्री और वो सारी स्टेटमेंट्स मैंने कॉपी नहीं की थी इंटरनेट से, वो मैंने खुद ही लिखी थी, इसलिए क्योंकि ये बड़ा मसला होता है ना। अभी आप देखिए, जब तक आपको प्लेटफॉर्म की फील ही नहीं है तो आप कैसे कोड लिखोगे? सही है? और कोड जो होता है वो एक आर्ट होता है। जब तक आर्टिस्ट को पता ही नहीं है कि वो किस कैनवस पे काम कर रहा है तो वो कैसे ड्राइंग बनाएगा। सही है? तो आपको आर्टिस्टिक तरीके से सोचना है। आपको कोड लिख के जान नहीं छोड़ानी कि आपने कोड लिख दिया और हो गया और बस हो गया, बस काम चल रहा है, सब सही है, नहीं। समझ रहे हैं? आर्ट है कोड, कोड को आर्टिस्टिक तरीके से करना। तो आर्ट क्या होता है? आर्ट जब आता है जब आपको पूरा नॉलेज होगी एक चीज़ की कि आप क्या करने जा रहे हो। ठीक है? चले, अब तकरीर हो गई, यहाँ पे आते हैं। तो अब ये जो हमारा रेंडरिंग इंजन है जिसको हम कैनवस कह रहे हैं इस वक्त, ये है स्किया ग्राफिक्स इंजन। ठीक है? ये भी गूगल वाला नहीं। अच्छा, इसके अंदर अच्छी चीज़ ये गूगल वाले सारी अपनी चीज़ें लेके आ रहे हैं। डार्ट भी उनकी है, फ्लटर भी उन्होंने ही बनाया है और इंजन भी अपना यूज़ कर। सही है? तो खैर, तो इसके अंदर जो है वो सारी चीज़ें गूगल के कंट्रोल में। तो अब स्किया जो है वो 2D रेंडरिंग इंजन है। 2D क्या होता है? 2 डायमेंशनल। कंप्यूटर में 2 तरह के डायमेंशंस अभी तक हमारे पास अवेलेबल हैं ऑन स्क्रीन। वैसे तो बहुत सारे हैं, सिनेमा देखा हो आपने, 4D सिनेमा, 6D सिनेमा, 8D, पता नहीं, वो सारे वो होते हैं जो कि D है नहीं असल में, वो ज़बरदस्ती का D लगाया गया है। एक्चुअली 3D तक ही है अभी तक। ठीक है? तो जितनी मुझे नॉलेज है, ठीक है, अगर किसी को कोई और D का पता है तो वो अभी फ़िलहाल e.prevent डिफ़ॉल्ट लगाए और रुक जाए। ठीक है? तो अब हम लोग आते हैं कि ये 2D क्या है। ठीक है? अच्छा, आपकी जो स्क्रीन है आप देख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, ऑब्वियसली देख ही रहे हैं। तो इसमें 2 एक्सेस होते हैं। ये जो आप देख रहे हैं माउस में यूँ लेके जा रहा हूँ ऊपर से नीचे, यानी कि यूँ लंबाई में जो स्क्रीन चल रही है हमारी, ये कहलाता है वाई एक्सेस। सही? वाई एक्सेस। और ये जो कहलाता है, ये स्क्रीन पे यूँ जो चल रहा है, ये एक्स एक्सेस। ठीक है? एक्स और वाई हो गया यहाँ पे। सही है? अलजेब्रा वाला एक्स वाई नहीं है ये। सही है? ये एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस है, वर्टिकल एक्सेस और हॉरिजॉन्टल एक्सेस। ठीक है? अच्छा, तो हमारे पास देखें, सबसे पहले तो चीज़ ये समझनी चाहिए कि हर जगह एक्स वाई एक्सेस से ही हमारा काम चल रहा है। सर अभी मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे अगर क्लिक किया तो ये मेरा माउस क्लिक कैसे होगा? मेरी स्क्रीन ये देखेगी कि मैंने किस एक्स और वाई एक्सेस की लाइन के ऊपर एग्जैक्टली बीच में क्लिक किया, और उस जगह पे जाके वो प्रोसेसर को कमांड देगी कि भाई क्लिक कर दो, कुछ है वहाँ पे, बोलेगा है रखा हुआ है, फील्ड है, क्लिक कर दो, कर दिया उसको। सही? अब मैं बाहर क्लिक करूँगा, बोलेगा भाई बाहर कर दो, यही करता रहेगा। फ़ोन में भी यही होता है। आप कहीं स्क्रीन पर टच करते हैं तो टच सेंसर वो कमांड भेजता है कि इस पोजीशन पे टच हुआ है, कुछ खोलो, वहाँ पे कुछ है तो खोल दो, कुछ नहीं है तो छोड़ दो। तो वो बोलता है कैमरा रखा हुआ है, खोल दूँ, खोल दो। ऐसा नहीं होता, यही है।
परमिशन भी तो मांगता है, नहीं मांगता परमिशन, खोलना है नहीं खोलना, आपसे भी मांगता है और कर्नल से भी मांगता है। कर्नल बोलता है हाँ कैमरा तो है मेरे पास, बोलेगा लाओ दो ना भाई, फिर वो दे देता उसको। तो ये सही है। तो जो है इसकिया 2D रेंडरिंग इंजन है। तो 2D रेंडरिंग का मतलब ये है कि ये 3D नहीं बनाता। अब 3D कैसे बनता है इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। 3D ऐसे बनता है कि आपने कभी अगर 3D मूवी देखने का आपका इत्तेफाक हुआ हो, या अगर आप कोई 3D गेम खेलें, तो उसमें क्या होता है देखें, एक तो हमारे पास स्क्रीन दिख रही होती है जिसमें सब चीज़ें चल रही होती हैं, सही है, कोई मूवी चल रही है कोई भी चल। एक होता है डेप्थ, कि अब जैसे कोई दरवाजे से बंदा अंदर आता तो मुझे करीब आता हुआ दिखेगा, है ना, ये 3D होता है। ये एक्स और वाई के बीच में से एक और पॉइंट निकलता है जो तीसरा डायमेंशन फॉर्म करता है, जिससे आपको पता चलता है कि बंदा कितनी दूर है आपसे, डिस्टेंस, ठीक है। तो ये 3D होता है। तो हम यहाँ 3D नहीं 2D की बात कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा 2D में भी कुछ ट्रिक्स होती हैं जिससे आप 3D बना सकते हो। जैसे आपने शेडो लगा दिया किसी चीज़ के पीछे तो आपको उठी हुई दिखेगी, शेडो तो 2D में भी लग जाता है, ठीक है। नींद तो नहीं आ रही ना किसी की? नहीं, ओके है ना, सही, ठीक है। नींद नहीं आनी चाहिए, बड़ा मसला हो जाता है नींद से, सही है। तो अच्छा, तो इसकिया जो है वो रेंडरिंग कराता है 2 डायमेंशनल ग्राफिक्स की। ग्राफिक्स मतलब कुछ भी स्क्रीन के ऊपर जो दिख रहा है वो ग्राफिक्स है, कुछ भी, ज़रूरी नहीं ग्राफिक्स का मतलब होता है एनवीडिया कार्ड लगाना है, कुछ ऐसा नहीं। ग्राफिक्स कुछ भी स्क्रीन के ऊपर आपको दिख रहा है वो ग्राफिक्स है, ठीक है। जिसको हम बेसिकली बोलते हैं ना, आपने टर्मिनोलॉजी सुनी होगी GUI, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, वो यही तो है। वो क्यों है ग्राफिकल? क्योंकि ग्राफिक्स हैं, सही है। तो इसी वजह से 2D रेंडरिंग इंजन जो इसकी है हमारे पास वो ग्राफिक्स ड्रॉ करता है। तो फ्लटर ने बोला भाई मैं इसकिया को लेता हूँ, ले लिया इसकिया को, ठीक है, स्क्रीन पे चिपका दिया, सही है, ग्लू से, मतलब ग्लू से नहीं चिपकाया, इंजन से चिपकाया, लेकिन अभी हम उसको ग्लू समझ लेते हैं, ठीक है। तो चिपका दिया और उन्होंने बोला भाई कि अब इस स्क्रीन पे जो कोड आएगा उसके लिए मैं आपको दे रहा हूँ डार्ट। डार्ट क्यों दे रहा हूँ उसके ऊपर हम आते हैं घूम के, ठीक है। तो डार्ट दिया आपको, डार्ट यहाँ जाएगी इंजन में, इंजन से प्रोसेसिंग होगी और स्क्रीन पे आउटपुट दिखेगा। ये मूव है सादा अल्फाज में, डार्ट, इंजन, स्क्रीन, समझ गए, 3 स्टेप। अब जो काम हो रहा है ना वो प्लेटफॉर्म से बाउंसिंग वाला नहीं हो रहा, प्लेटफॉर्म के ऊपर हो रहा है, पूरा ही ऊपर हो रहा है। मतलब पहले क्या हो रहा था, पहले जो थिंकिंग थी वो हमारी यही थी ना कि प्लेटफॉर्म तक तो जाना ही है, UI चाहिए, प्लेटफॉर्म तक जाना है, कुछ स्क्रीन पे दिखाना है, प्लेटफॉर्म तक जाना है। फ्लेंडर ने बोला नहीं, प्लेटफॉर्म के बाद जब जाएंगे जब प्लेटफॉर्म से कुछ चीज़ चाहिए। अब फॉर एग्जाम्पल आपको कैमरा चाहिए, कैमरे का एक्सेस चाहिए, कैमरे का प्रीव्यू दिखाना है इवन आपने फ्लटर की ऐप के अंदर, तो वो जाएगा प्लेटफॉर्म के बाद बोलेगा भाई कैमरे का प्रीव्यू दो। तो सही है, कैमरा आप कभी भी खोलेंगे फ़ौरन तो नहीं खुलेगा, ब्लैक स्क्रीन आएगी फिर खुलेगा ना। अब तो फ़ोन खैर फास्ट हो गए, फ़ौरन से भी खुल जाता है, लेकिन आती है ब्लैक स्क्रीन। अगर आप उसको स्लो मोशन कैमरे से रिकॉर्ड करें तो आ जाएगी, सही है। वैसे होगा नहीं किसी के पास, लेकिन भरोसा कर लें। तो जो है ये हो गया, ठीक है। तो अब वो ब्लैक स्क्रीन जो आती है वो होता है कर्नल से हार्डवेयर की जो बातचीत हो रही होती है, मुज़ाकरात चल रहे होते हैं अंदर कि भाई कैमरे का एक्सेस दे दो, कैमरा ऑन कर दो और मुझे प्रीव्यू चाहिए, और सब कुछ सही है, सिक्योरिटी है, कोई हैकर नहीं घुसा हुआ अंदर, सब कुछ सही चल रहा है। तो वो सारी चीज़ें मुज़ाकरात के बाद कर्नल से ऑपरेटिंग सिस्टम तक आती हैं रिक्शे में बैठ के, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें जब ऑपरेटिंग सिस्टम तक आएंगी तो फ्लटर उसको गेट कर लेगा। तो ये तो सिंपल काम है। लेकिन जब आपका UI पेंट हो रहा होगा, असल परफॉर्मेंस आती है UI पे, जो स्क्रीन पे आपको दिख रहा है वो कितनी जल्दी पेंट हो रहा है। आपने क्लिक किया बटन पे फ़ौरन पेंट हो जाना चाहिए, एक्सपेक्टेशन यही है, और ये फ्लटर आपको करके दे रहा है। और क्यों करके दे रहा है मैंने आपको समझा दिया। सबको ये बात समझ में आ गई? कोई सवाल इसके अंदर? इनकमिंग नहीं, अच्छा, नल इनपुट। अब हम आते हैं अगली चीज़ के ऊपर कि भाई डार्ट के साथ क्या सीन है, ठीक है। अच्छा, डार्ट के बारे में भाई हम थोड़ा सा ना वेबसाइट भी खोल लें ना, बैकग्राउंड में होगी डार्ट तो अच्छी फीलिंग आएगी हमें, सही है। फास्ट की तो बात सब लोग ही करते हैं, तो इसने भी की हुई है, ठीक है। बहुत फास्ट है माशाल्लाह से, अल्हम्दुलिल्लाह, और जो है फुल फार्मूला 1 परफॉर्मेंस आपको देगी,
लेकिन जो है अब बात ये है कि कैसे। अच्छा, डार्ट जो है ना आपको दो साइड पे परफॉर्मेंस प्रोवाइड कर रही है फ्लटर के अंदर। डार्ट चूज़ करने का मकसद है, कुछ मकासद हैं, सही है। ऐसे नहीं है कि बस उन्होंने उठा, उन्होंने बोला बस भाई हम अपनी लैंग्वेज इस्तेमाल करेंगे, कौन सी है, डार्ट यूज़ करेंगे बस, सही, ऐसे नहीं। इसका एक पॉडकास्ट है, ठीक है, फ्लटर के क्रिएटर का, वो भी मैं शेयर करूँगा इंशाल्लाह ग्रुप के ऊपर, जहाँ आपके स्ट्रिंग से नेम मैच करके मैं आपको ऐड करूँगा। तो वो पॉडकास्ट जो है वो आप लोग ज़रूर सुनिएगा। लंबा पॉडकास्ट है, सोने की ज़रूरत नहीं है, उसको लेज़ वगैरह के साथ एंजॉय करते हुए आप जो है देख लीजिएगा, सुन लीजिएगा, सॉरी। अच्छा, उसको सुनने का मकसद क्या है कि आपको इन डेप्थ समझ में आए कि क्रिएटर की सोच क्या है उसके पीछे, ताकि आप उसके हिसाब से अपने लर्निंग को कंटिन्यू कर सकें। ये बहुत समझना ज़रूरी है, समझ रहे हैं। कोड देखिए कोई भी कर लेगा, मैं आपको बता रहा हूँ। आपको कोड करना है, आप यूट्यूब पे जाएं, आपको 20 ट्यूटोरियल मिल जाएंगे, एक दिन में आप कोड भी शायद सीख जाएंगे और आप कर भी लेंगे, बट कितना आगे तक करेंगे ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो अब हम आते हैं डार्ट की तरफ। तो डार्ट में हमारे पास सबसे पहली जो चीज़ है वो ये फोकस्ड है कि भाई दोनों साइड पे आपको परफॉर्मेंस मिले। दोनों साइड कौन सी, एक डेवलपर की और एक यूज़र की, क्योंकि भाई यूज़र की खाली परफॉर्मेंस अगर इम्प्रूव हो गई और डेवलपर की नहीं हुई तो बनाएगा कौन, जब बनेगा ही नहीं तो फिर यूज़र कहाँ से आएगा। बिल्कुल सही बात है। तो पहले तो डेवलपर की बात करते हैं कि डेवलपर के साथ क्या अच्छा हो रहा है यहाँ पे। अच्छा, एक जमात है JIT, जमात की तरीके से नाम लगता है इसका, लेकिन ये जमात नहीं है, ये है जस्ट इन टाइम कंपाइलर। अच्छा, अब भाई कंपाइलर कौन है भाई, कहाँ से आ रहा है कंपाइलर, क्यों इतना ख़तरनाक नाम है इसका, ठीक है। तो हम इसको ज़रा सा समझते हैं। असल में देखिए जितने भी कंप्यूटर के वर्ड्स हैं ना, इंटरप्रेटर, कंपाइलर, इनपुट, आउटपुट, बिट्स, ये सब चीज़ें इंग्लिश के वर्ड्स हैं, कंप्यूटर के नहीं है, सही है। असल में ये इंग्लिश के वर्ड्स हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि कंपाइलर कौन है, सही है। अच्छा, दो तरह की हमारे पास लैंग्वेजेस होती हैं, इंटरप्रेटेड लैंग्वेजेस और कंपाइल्ड लैंग्वेजेस, ठीक है, जनरली। अच्छा, इंटरप्रेटेड लैंग्वेजेस कौन है भाई। अच्छा, आप समझें कि आपके बराबर में एक चाइनीज़ बैठा हुआ है, बोले जा रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा आपको, ठीक है, जाहिर सी बात है नहीं आएगा। किसी को आती है चाइनीज़ तो कोई बात नहीं, समझ आ जाएगा, लेकिन मुझे नहीं आएगा। तो भाई चाइनीज़ बैठा हुआ है, बोले आ रहा है, पता नहीं क्या बोल रहा है। अब भाई मैंने बोला यार, अच्छा ये बोलता है इस तरह है, ये चाइनीज़ जो बैठा हुआ है ये वर्चुअल है, समझ लें। तो ये बोलता है इस तरह है कि ये एक बात बोलता है, फिर रुक जाता है, फिर बोलता है, फिर रुक जाता है, ये कर रहा है। ये मतलब बोलता है, ये तुम्हें समझ में आ रहा है जो स्क्रीन पे दिखा रहा है। मुझे तो खैर उसकी बात ही समझ नहीं आई, लेकिन मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि वो यही बोल रहा है। तो अब मैंने एक बंदा बुला लिया, मैंने बोला भाई एक बंदा ऐसा चाहिए मुझे, इसको उर्दू भी आती हो और चाइनीज़ भी आती हो, उसको मैं बीच में बैठा लेता हूँ हमारा, ये बोलेगा वो मुझे बता देगा क्या हुआ, सही है ना। तो उसने जो है उससे सुना, वो बोल रहा है भाई ये चाइनीज़ बोल रहा है कि स्क्रीन पे जो दिख रहा है समझ आ रहा है। मैंने बोला हाँ समझ आ रहा है। उसने उसको चाइनीज़ ने बोल दिया शी 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 शी, सही है, इनकोडेड 256 बिट एनक्रिप्शन के साथ उसको बता दिया। मुझे तो कुछ समझ नहीं आया उसमें, ठीक है। एंड टू एंड एनक्रिप्टेड लिखा नहीं आता व्हाट्सएप के अंदर, वही सीन। तो अब भाई चाइनीज़ तक बात पहुंच गई। तो अब वो जो बीच में बंदा बैठा हुआ है वो क्या कर रहा है, एक लाइन चाइनीज़ बोलता है वो मुझे बताता है, मैं एक लाइन बोलता हूँ उसको बताता है। ये लाइन बाय लाइन जो चल रहा है ना, ये इंटरप्रेशन कहलाती है, और वो जो बंदा है वो इंटरप्रेटर कहलाता है। तो ये इंग्लिश का वर्ड है, ठीक है। कंप्यूटर से इसको हम एसोसिएट नहीं करते, अस्तगफिरुल्लाह, ठीक है। अच्छा, अब हम आते हैं कंपाइलर के ऊपर कि भाई इंटरप्रेटर से तो काम हो रहा है, तो कंपाइलर को क्यों बुलाया, सही है। तो कंपाइलर को इसलिए बुलाया भाई कि जो इंटरप्रेटेड लैंग्वेज होती है ना, उसके अंदर एक मसला ये होता है कि वो लाइन बाय लाइन चलती है। तो जब आप कोड लिखते हैं और जब आप चलाते हैं तो एरर आपको जब ही आता है जब आप उसको चलाएंगे, रन टाइम पे आएगा एरर, समझ रहे हैं। यानी कि आप समझें आप सेल्फ ड्राइविंग कार में उस पर इंटरप्रेटेड लैंग्वेज चल रही, कंपाइल नहीं हुई, जस्ट इमेजिन रन टाइम पे उसके अंदर मसला आ गया कि भाई ब्रेक का कोड तो लिखा हुआ ही नहीं तो जो है
वो मसला हो गया, वो कार जाके अंदर लग गई, टेस्ट और एयर बैग्स वाला सीन हो गया, ठीक है। तो खैर वो तो एक फंक्शनलिटी वाइज प्रॉब्लम है, बट मैं एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ। तो कंपाइल्ड लैंग्वेज क्या होती है कि भाई आपने एक ख़त लिखा पूरा उर्दू में, आपने बोला भाई मुझे ये चाइनीज़ को सबमिट कराना है, आपने एक बंदे को दिया, उसको बोला भाई इसको चेक कर लो और ट्रांसलेट कर दो, भाई है उसने पहले आपका ख़त चेक किया, उसने बोला अबे भाई क्या उल्टी सीधी बातें लिखी हैं, अल्लाह माफ़ करे, सही करो। आपने उसको सही करके दोबारा दिया, फिर उसने बोला अब सही है, अब उसने कंपाइल कर दिया। इसका मतलब क्या हुआ कि कंपाइल हुआ ही नहीं जब तक आपने उसको सही नहीं किया, और पूरा एक साथ हुआ। दो इंपॉर्टेंट पॉइंट समझ रहे हैं। तो जब तक आपका कोड पूरा सही नहीं होगा, जब तक वो कंपाइलर से पास नहीं होगा, समझ रहे हैं। तो ये है बेसिक्स कंपाइलर और इंटरप्रेटर की। तो अब हम आते हैं कि JIT कौन है भाई। जमात तो नहीं है, ये तो हमने देख लिया। तो अब भाई JIT है जस्ट इन टाइम कंपाइलर, ठीक है, जस्ट इन टाइम कंपाइलर। जस्ट इन टाइम का क्या मतलब है? जब आप लिख रहे हो उसी वक्त कंपाइलेशन हो रही है, जस्ट इन टाइम, ठीक है। इससे क्या फ़ायदा होता है, जब आप फ्लटर के ऊपर काम कर रहे होंगे ना, तो सेव करोगे कोड आपको दिख जाएगा वहाँ रिफ्लेक्टेड फ़ौरन से, बिल्ड नहीं करनी है आपने दोबारा। अच्छा, ये फीचर रिएक्ट नेटिव में भी था, आयोनिक में भी था, और पीछे के फ्रेमवर्क्स में भी था। लेकिन मैं मसला बताता हूँ, मसले पे आते हैं ना। अच्छा, मसला समझना बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपने बोल दिया भाई किसी को जाके कंपनी में किसी को बोल दिया भाई जाट में तो जस्ट इन टाइम कंपाइलर है, बड़ा ज़बरदस्त है वो, बोलेगा तो उसमें भी होता है, ये देखो मैं सेव कर रहा हूँ चल रहा, बोले यार ये क्या बात हुई, सर ने तो बताया था इसमें। तो अब आपको डिफरेंस समझना, ठीक है, कि सेव करने पे कोड चेंज कौन सा फ्रेमवर्क किस तरह करता है। अच्छा भाई, आपने कोड चेंज किया। अच्छा, अगर आप हम स्टार्ट करते हैं स्पेसिफिकली आयोनिक से, कि आयोनिक में क्या होता था, क्योंकि रिएक्ट नेटिव से थोड़ा बाद में लॉन्च हुआ था ना, तो थोड़ा सा पहले पुराने ज़माने की अप्रोच देखते हैं। वैसे तो रिएक्ट नेटिव और आयोनिक की दोनों की अप्रोच कोड रीलोड करने में सेम है। वो कैसे सेम है? आपने कोड लिखा, HTML लिख रहे हैं आप, आपने सेव करी, एक फ़ाइल वॉचर चल रहा होता है उसके पीछे। इसका आपने शायद अगर वॉचमैन का नाम सुना हुआ, वॉचमैन वो वाला वॉचमैन नहीं, ये दूसरा वॉचमैन है, सही है। तो ये वॉचमैन क्या करता है, ये देख रहा होता है फाइल को, अच्छा लिख रहा है कोड, सही है। आपने सेव किया, उसने बोला बस हो गया सेव, वो बस उठाएगा और पीछे रीलोड का बटन दबा देगा, ये कर रहा था। लैंग्वेज का फीचर नहीं था, ये बात समझ रहे हैं। लैंग्वेज का फीचर और वॉचमैन डिफरेंट चीज़ है। वॉचमैन तो आप किसी के साथ भी लगा, फॉर एग्जांपल देंगे, वॉचमैन एक टूल है। वॉचमैन क्या करता है, जो बेसिकली वॉचमैन को करना चाहिए कि वो देखता है और उसके बदले में कुछ एक्शन परफॉर्म करता है। फॉर एग्जांपल उसने डकैत को आते हुए देखा सामने से, उसने इन्फॉर्म कर दिया भाई डकैत आ रहे हैं सामने से, तो लोगों ने भाग गए अंदर लोग, सही। वॉचमैन का काम ही है ये। तो भाई यहाँ भी वॉचमैन यही कर रहा है। वॉचमैन यहाँ डकैत तो देख नहीं सकता, तो उसने ये बोला कि भाई मैं फ़ाइल के बारे में बात कर लेता हूँ। तो उसने बोला कि भाई फ़ाइल चेंज होगी, उसके बदले में कुछ एक्शन परफॉर्म होगा। तो जब आप आयोनिक का, रिएक्ट नेटिव का किसी का प्रोजेक्ट क्रिएट करो, उसके बाद वॉचमैन इंटीग्रेटेड आता है। वो करता क्या है कि आपकी जावास्क्रिप्ट की फाइल को नोट करता है, उसमें चेंजेस के ऊपर आपको कोड रिलोड करके दे रहा होता है, लेकिन वो अनस्टेबल भी होता है। कैसे, आपको बताता हूँ। जैसे हॉट रिलोड अगर आप ऑन करें कभी रिएक्ट नेटिव के अंदर, किसी का इत्तेफाक हुआ हो, तो वो बहुत ही इंतहाई कोई लेवल दिमाग ख़राब कर देगा आपका, सही है ना। मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम वो चल ही नहीं रहा होगा, क्योंकि हॉट रिलोड उन्होंने इसलिए रखा था कि बिल्कुल ही आप लिखें और सेव करें और वापस आ जाए। रीलोड का जो ऑप्शन है वो क्या करता है, पूरी ऐप दोबारा से स्टार्ट कर देता है रिएक्ट नेटिव के अंदर। फ्लटर में ये मसला ही नहीं है, क्योंकि डार्ट के अंदर है ये चीज़। वॉचमैन सब गए घर चलेगा, सब चाय वाय पी रहे, ठीक है। हम लोग जो है डार्ट को यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे, तो डार्ट ने बोला भाई मैं देख लूँगा, सही है, मेरे अंदर ये फीचर अवेलेबल। तो
कोड आपने सेव किया, डार्ट ने जस्ट इन टाइम कंपाइलर को इस्तेमाल किया, कोड रिफ्लेक्ट कर दिया सीधा। कैसे रिफ्लेक्ट किया मैंने आपको बताया स्किया के थ्रू। इंजन के अंदर डार्ट का वीएम चल रहा है, वर्चुअल मशीन डार्ट की, जो कि आपके कोड को कंपाइल जस्ट इन टाइम करना है, अहेड ऑफ टाइम करना है, जिस तरह भी करना है उसकी एग्जीक्यूशन को परफॉर्म कर रहा है। और इंजन के अंदर बहुत सारी चीज़ें, मैं आपको इंजन की डायग्राम भी दिखाता हूँ, ठीक है। बड़ी इंटरेस्टिंग डायग्राम है असल में ना, क्योंकि डायग्राम देखे बगैर तो सुकून नहीं मिलेगा ना। तो ये तो हमें डार्ट जो है वो जस्ट इन टाइम कंपाइलर दे रहा है कोड रिलोड करने के लिए, हॉट रिलोड की फंक्शनलिटी के लिए। अब आते हैं एक और चीज़ जो डार्ट में बहुत अच्छी है, वो है AOT। ये किसी जमात का नाम तो बिल्कुल भी नहीं लग रहा, तो इसलिए इसके अंदर वो वही टर्म यूज़ नहीं कर सकते हम। डार्ट भाई डार्ट, एंगुलर की बात नहीं कर रहे। अच्छा, अहेड ऑफ टाइम कंपाइलेशन। अहेड ऑफ टाइम कंपाइलेशन क्या करती है कि जस्ट इन टाइम कंपाइलर तो मैंने आपको बताया कि आप जैसे सेव कर रहे हैं तो रिलोड हो रहा है, सही हो गया, कहानी हो गई हमारी सिंपल। लेकिन जब आप अपनी ऐप को यूज़र को देंगे, प्ले स्टोर पर डालेंगे, तो अगर वहाँ कंपाइलर चल रहा होगा तो मसला हो जाएगा भाई, बैटरी तो उसकी गई, कंपाइलर चल रहा है उधर, सही है, उसने पेज खोला कंपाइल हो रहा है वो, मतलब ये तो प्रॉब्लम हो जाएगी। भले वो कितना ही तेज़ कंपाइल करे, बैटरी तो ड्रेन होगी। तो भाई अहेड ऑफ टाइम कंपाइलर क्या करेगा, आपके सारे कोड को टाइम से पहले कंपाइल कर लेगा, उसकी एग्जीक्यूशन से पहले कंपाइल कर लेगा। इसका नाम ही यही है, अहेड ऑफ टाइम कंपाइलर, AOT। तो वो कंपाइल करके आपको दे देगा, उससे क्या होगा, परफॉर्मेंस हो जाएगी फास्ट और एफिशिएंट। ठीक हो गया। हार्डवेयर एरर जनरेट हो गया था सही, रिजॉल्व। अब जो है अहेड ऑफ टाइम हो गया, जस्ट इन टाइम हो गया, ठीक है। इसके अलावा डार्ट के अंदर हमारे पास बहुत सारे मॉडर्न लैंग्वेजेस के फीचर हैं। नल सेफ्टी, हम आएंगे उसके ऊपर, ठीक है। दूसरा सिंटेक्स जो है वो आपके पास दोनों लैंग्वेजेस का कंबाइंड है, जावास्क्रिप्ट प्लस जावा। अगर आप जावास्क्रिप्ट डेवलपर थे या हैं तो भी आपको समझ आ जाएगी, जावा वाले हैं तो भी समझ आ जाएगी, और दोनों नहीं है तो भी समझ आ जाएगी, क्योंकि आपको मैं समझाऊंगा इसलिए समझ आएगी भाई, सीधी सी बात है, ठीक है। तो खैर समझने में आसानी आपको जब होगी जब आप जावास्क्रिप्ट डेवलपर होंगे और जावा डेवलपर होंगे, आपको जल्दी जल्दी समझ आ रही होगी। लेकिन आपको जल्दी नहीं भी समझ आ रही तो मैं आपको समझाऊंगा, जिससे आपको उम्मीद है कि समझ आ जाएगी। फिर जल्दी समझने का काम आपको खुद से भी करना होगा ना, क्योंकि अगर आपको एक चीज़ नहीं आती तो आपको ज़्यादा एफर्ट करनी है, और एक चीज़ आती है तो कम एफर्ट करनी है कि नहीं। लेकिन एफर्ट सबको ज़्यादा ही करनी है, अगर कोई एफर्ट कम करेगा तो वो बड़ा मसला हो जाएगा। क्योंकि देखिए, इतनी डीप नॉलेज देने का मकसद ये नहीं है कि आप लोग बस यहाँ से नॉलेज लें, 2 घंटे की मूवी देख के जाएं और कुछ ना करें, ऐसा नहीं। आपको खुद जाइए घर पे, जो मैंने अभी पॉइंट्स बताए हैं, जो मैंने चीज़ें बताई हैं, इसके ऊपर एक्सप्लोर करना है, डार्ट के बारे में और पॉइंट्स एक्सप्लोर करने हैं। जितना मैं अभी बता रहा हूँ तो मैं बताऊँगा, लेकिन इसके अलावा आपने खुद से अपनी एक्सप्लोरेशन जारी रखनी है, समझ रहे हैं। देखिए मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ, जब आप खुद कोई चीज़ एक्सप्लोर करेंगे ना, तो वो जितने ज़्यादा लॉन्ग टर्म के लिए आपको याद रहेगी उतना मेरे बताने से शायद याद ना रहे, क्योंकि अभी आपका दिमाग इनपुट मोड पे ओपन हुआ हुआ, मैं राइट कर रहा हूँ, मैं इस तरह ही देखता हूँ हर चीज़ को, इसलिए टेंशन नहीं लीजिएगा। और जो है अब जब आप कनेक्शन क्लोज करके बाहर जाएंगे, सही है, तो आपके पास और भी इंफॉर्मेशन फ्लो हो रही होगी, जिसके साथ वो थोड़ी बहुत चीज़ें इंफॉर्मेशन भेजेंगे, ठीक है। तो आपका काम ये है कि आपको चीज़ों को दिमाग में रखने के साथ साथ उनको याद कुछ नहीं करना है। देखें, सही है, याद करने का यहाँ कोई काम नहीं है। ऐसा नहीं है आप अहेड ऑफ टाइम की डेफिनेशन याद करके बैठे हैं, नहीं, अस्तगफिरुल्लाह, ऐसा काम तो हमें करना ही नहीं है। आपने देखा, मैंने अभी आपके सामने खुद गूगल के ऊपर सर्च कर दिया, तो जब गूगल भाई ये काम करके दे रहे हैं
पैकेज कराया है हमने इंटरनेट का, तो हम उसका इस्तेमाल क्यों ना करें। सही है, तो हम इस तरह ही इसका इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो जो चीज़ याद नहीं करनी, और कोई चीज़ वैसे हमें याद नहीं करनी, हर चीज़ को सिर्फ समझना, अंडरस्टैंडिंग करनी। अच्छा, डार्ट का हमारे पास ये कुछ बेसिक चीज़ें हो गई जो मैंने आपको बताई, खुसूसियात। सही है, हर लैंग्वेज की होती हैं अपनी, माशाल्लाह से इसकी भी हैं। और ये फ्लटर का सारा फ्लो। अब हम डायग्राम पे आते हैं ज़रा फ्लटर के इंजन की, देखें तो सही इंजन कैसा होता है भाई। इतनी बातें करी हैं हमने इंजन के बारे में। आर्किटेक्चर ओवरव्यू फ्लटर की वेबसाइट के मुताबिक, अगर यूट्यूब की वीडियो होती तो इसका ये होता टाइटल। सही है। अच्छा, लेयर देखते हैं भाई ज़रा, बरगद लग रहा है तो मुझे। अच्छा, इंजन का कबाब डाला है बीच में। अच्छा, अब हम आते हैं कि भाई क्या सिनेरियो है इंजन का। ठीक है, तो सबसे ऊपर तो आप देख रहे हैं फ्रेमवर्क भाई साहब। ठीक है, अच्छा फ्रेमवर्क के बारे में मैंने आपको बताया थोड़ा सा कि क्या होता है, कुल पहले से लिखा हुआ कोड। ठीक है, कम कोड है, छोटा काम परफॉर्म करता है तो लाइब्रेरी कहलाएगा। पूरा स्ट्रक्चर है, पूरा साइकिल परफॉर्म करता है, कोई एक पूरा टास्क परफॉर्म करता है तो फ्रेमवर्क कहलाएगा। टास्क मतलब कि अभी जैसे यहाँ देखिए मल्टीपल चीज़ें, लाइब्रेरी क्या होती है, एक चीज़ के लिए होती है लाइब्रेरी, एक चीज़ के लिए। जैसे आपने डेट पिकर चाहिए, आपको कैलेंडर लगाना है, क्या लिखेंगे, डेट पिकर फ्रेमवर्क? नहीं ना, फ्रेमवर्क तो नहीं होगा डेट पिकर का भाई, पिकर के लिए क्यों फ्रेमवर्क बनाऊँ। वो लाइब्रेरी होगी, एक कोड होगा, 2-4 फाइलें होंगी उसके अंदर, वो आपको करके देगा। फ्रेमवर्क क्या होता है, कम कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल लाइब्रेरीज। ठीक है, फ्रेम, तो ये है फ्रेमवर्क। हर चीज़ समझनी है भाई, सही है, एज्यूम कुछ नहीं करना। कोई चीज़ आपने अगर देखा, कोई टर्म देखी जो आपको नहीं समझ आई, आपने गूगल करके सर्च कर लेना। मुझसे भी अच्छा उस्ताद आपको वहाँ मिलेगा। ठीक है, मैं यहाँ पे आपको बाय रेफरेंस समझा रहा हूँ। ठीक है, बाकी आप मुझसे भी सवाल कर सकते हैं वैसे, लेकिन मैं ये नहीं कह रहा ऐसे जाओ बस, सही है, लेकिन कर सकते। तो डार्ट जो है वो फ्रेमवर्क है। डार्ट के ऊपर लिखा हुआ फ्रेमवर्क है जिसके अंदर हमारे पास मल्टीपल चीज़ें, मटेरियल हो गया, एनिमेशन, क्यूपर्टिनो, विजेट्स, रेंडरिंग, ये सारी वो चीज़ें हैं जो मैकेनिज्म्स हम फ्लटर में इस्तेमाल करेंगे, वो फ्रेमवर्क में लिखे हुए, जो डार्ट में लिखे हुए। अभी देखिए मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ, मज़ा आएगा आपको देख के। अच्छा जी, फ्लटर का प्रोजेक्ट शायद नहीं खुला हुआ, एक मिनट, एक खोल लूँ ना मैं, मज़ा आ जाएगा आपको। अच्छा, ये देखें, ये कुछ बहुत सारा कोड है, इससे डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं, मैं आपको एक एक चीज़ समझाऊंगा। ठीक है, कोड देखने में हमेशा ऐसा ही लगता है, मसला है कोड के साथ। तो ये देखें, ये कुछ देखें, डार्ट लिखा हुआ है यहाँ पे, देख रहे हैं आप, ये देखें हर जगह डार्ट, जहाँ देखेंगे डार्ट। ठीक है, अबे क्लिक ही नहीं करना, जरा अजीब आदमी, खैर छोड़। तो डार्ट लिखे हुए सब जगह, सही है। तो ये जो डार्ट है, ये जो फाइल्स आ रही हैं हमारे पास, ये कहाँ से आ रही हैं, फ्रेमवर्क से। ये तो मैंने खुद से लिखी हुई है, लेकिन ऐसे ही हमारे पास डार्ट से इंपोर्ट होती हैं फाइल्स। ठीक है, जैसे देखें मटेरियल देखा होगा आपने स्ट्रक्चर में, वो ये रहा। ठीक है, तो ये रहा मटेरियल, ऐसे ही क्यूपर्टिनो है, ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें। ठीक है, ऐप का कोड मैं चेंज नहीं करूँगा वरना क्लाइंट जो है बोलेगा पता नहीं कहाँ चलेगी चीज़। सही, तो पढ़ाने के चक्कर में ऐप ख़राब हो जाएगी, फिर उसको भी फिक्स करना पड़ेगा। सही है, तो क्यूपर्टिनो क्या है, iOS वाला UI है। iOS का जो UI का होता है ना सारा पैटर्न, वो क्यूपर्टिनो। मटेरियल क्या है, सारा गूगल वाला UI है। तो आपके पास दोनों ऑप्शन है, आप दोनों में से कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मिक्स एंड मैच कर। ठीक है, कोई वो सख्ती नहीं है ऐसे कि बस भाई गूगल का ही इस्तेमाल, नहीं, iOS की बात नहीं करते थे, ऐसा नहीं। सही है, क्यूपर्टिनो और मटेरियल दोनों। विजेट्स उनके नीचे आते हैं, क्योंकि विजेट्स वो कॉन्सेप्ट है जिससे फ्लटर एक एक चीज़ पेंट करता है स्क्रीन के ऊपर। जो चीज़ आपको फ्लटर में स्क्रीन पे दिखेगी वो क्या कहलाएगी, विजेट। रेंडरिंग, कि भाई विजेट स्क्रीन पे दिखेंगे कैसे,
रेंडर भी तो करना है। रेंडर का क्या मतलब है कि कोड से कन्वर्ट करना है स्क्रीन के यूआई में, रेंडरिंग। वो जो प्रोसेस होता है कन्वर्जन का वो रेंडरिंग का। एनिमेशन कि जब आप बटन पे क्लिक कर रहे हैं ये उड़ता हुआ जा रहा है, दीवार में घुस गया, वो सारी की सारी चीज़ें आपका एनिमेशन। सही है। पेंटिंग्स मैंने समझाया था, जो भी स्क्रीन पे दिख रहा है वो पेंट हो रहा है। वो जेस्चर्स, क्लिक किया, ड्रैग किया, ये सब चीज़ें जेस्चर्स। फिर फाउंडेशन जो इन सब चीज़ों को कंबाइन करती है, तभी उसके नीचे लगा हुआ है सबसे। सही। इंजन पे आ जाते हैं। टाइम है ना, टाइम है 11 मिनट है हमारे पास। सही है। अच्छा, इंजन सी प्लस प्लस, ख़तरनाक नाम हो गया भाई, अल्लाह माफ़ करे। ये सी और सी प्लस प्लस जो है ये यहाँ पे क्यों है भाई? हमने तो बड़ी अच्छी अच्छी बातें करी थी, हम ऊपर तक आ गए, क्यों लिखा हुआ है ये? अच्छा, उससे ऊपर डार्ट भी लिखा हुआ है, उसको भी देखें, लेकिन चले हम नीचे वालों की भी बात करते हैं। अच्छा, मैंने आपको बताया फ्लटर बड़ी फास्ट चलती है। ठीक है, तो ये तो मैं वैसे नहीं बोल देता हूँ भाई सारे फ्रेमवर्क फास्ट चलते हैं, ऐसे कौन सा मसला। सही है। तो ज़्यादा फास्ट क्यों है फ्लटर? ठीक है, वो इसलिए है क्योंकि जो सी और सी प्लस प्लस है वो इसके इंजन में इस्तेमाल किया गया है। मतलब उनके नीचे वीएम नहीं है, वर्चुअल मशीन नहीं है, वो डायरेक्ट इंटरेक्शन कर सकते हैं कर्नल से। समझ रहे हैं आप? नेटिव, फुल नेटिव। अच्छा, नेटिव का भी वर्ड मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं यहाँ, बड़ा अच्छा पॉइंट आ गया। नेटिव कौन होता है? अच्छा, हमने नेटिव के बारे में अभी तक सुना हुआ है भाई, एंड्रॉयड नेटिव का डेवलपर है ये iOS नेटिव का डेवलपर है। सही है। ये भी आपने शायद कहीं सुना हो कि ये नेटिव सिंधी है। मैं सिंधी इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं वैसे सिंधी नहीं हूँ, लेकिन जो है सिंधी इसलिए क्योंकि हम सिंध में बैठे हुए हैं, कॉन्टेक्स्ट में हैं। सही ना, बिल्ड कॉन्टेक्स्ट के बारे में भी बात करेंगे, तो कॉन्टेक्स्ट यहाँ भी है, फिर फ्लटर में भी है कॉन्टेक्स्ट। सही, वो अलग है। तो नेटिव का क्या मतलब होता है? नेटिव का मतलब होता है कि भाई ये आपका बिल्कुल करीबी ताल्लुक़ है इसके साथ। मतलब समझ रहे हैं ना, मतलब आपने सीखा नहीं है ये अलग से, करीबी ताल्लुक़ है आपका इसके साथ। उर्दू नेटिव है कि नहीं? कुछ लोगों के लिए सीखना पड़ता है, किसी के लिए नेटिव होती है, मेरे लिए नेटिव है। ठीक है, तो अब ऐसे ही जो नेटिव लैंग्वेजेस हैं उनमें वीएम नहीं होते कभी, ये याद रखिएगा। जहाँ वीएम की बात हो रही है उसको बोले भाई नेटिव के बारे में नहीं बोलो, गलत बात। नेटिव वो होती है जो डायरेक्ट मशीन के साथ इंटरेक्ट करे बगैर वीएम के, स्टैंड अलोन, फुल चौड़े में। ठीक है, नेटिव का ये होता है। अच्छा, सी और सी प्लस प्लस दोनों नेटिव कंपाइल्ड लैंग्वेजेस हैं। कंपाइल करें, मैं आपको बताया ना मशीन वाला प्रॉब्लम बताया था इनके साथ कि भाई ये मशीन की स्पेसिफिक है, बड़ी सख्त एकदम ना, कि भाई आपने तो यहाँ कंपाइल करा है, अब यहीं चलाओगे, अब दूसरी जगह चला के दिखाओ। नहीं, ऐसे ही इनके साथ है। इससे नुकसान क्या है कि आप दूसरी जगह चला नहीं सकते, फ़ायदा क्या है? परफॉर्मेंस। तो नहीं, आप कहीं नहीं जाओ। अच्छा, तो परफॉर्मेंस इनसे आपको मिल रही है सी और सी प्लस प्लस। तो इंजन पूरा सी और सी प्लस प्लस पे है, जो कि डायरेक्ट इंटरेक्ट करता है एम्बेडर एपीआई से। अभी मैं एम्बेडर पे भी आता हूँ। ठीक है। अच्छा, इंजन के अंदर देखें बहुत सारी चीज़ें हैं। रेंडरिंग दोबारा यहाँ आ गई है। अच्छा, ये जो रेंडरिंग थी ना, ये वाली रेंडरिंग और ये रेंडरिंग, इसमें फ़र्क है। फ़र्क मैं आपको बताता हूँ, बड़ा इंटरेस्टिंग फ़र्क है इसके अंदर। अच्छा, फ़र्क क्या है? ये जो रेंडरिंग है, आपने डार्ट की फाउंडेशन यूज़ करते हुए जो कोड लिखा है वो कैसे कन्वर्ट होगा वो यहाँ लिखा हुआ है, बट स्किया पे कैसे पेंट होगा वो यहाँ लिखा हुआ। समझ आई? क्योंकि स्किया डार्ट में नहीं है, स्किया अलग है। स्किया सी और सी प्लस प्लस पे ही लिखा हुआ, वो इस इंजन में शामिल है। ये बात समझ रहे? तो स्किया इस इंजन में, ठीक है। तो इंजन के ऊपर स्क्रीन है, उसके ऊपर डार्ट है, और फिर आप कोड जो लिख रहे हैं वो सारा रेंडर होकर स्क्रीन पे आ रहा है। ठीक है, समझ गए? ये बड़ी अच्छी बात है आप लोग से। अब जो है दोबारा रिपीट। अच्छा, देखिए इंजन है हमारा, फ्लटर का इंजन है। ठीक है, इंजन के अंदर कोड लिखा हुआ है सारा, जो सारी प्रोसेसिंग हैंडल कर रहा है।
एम्बेडर के कनेक्शन और आगे डार्ट तक व्यू का जो पूरी सरफेस है उसकी वो कंट्रोल कर रहा है। कि आपने बटन लिखा है तो वो रेंडर होकर स्क्रीन पे जब आएगा तो डार्ट की रेंडरिंग तो अप्लाई होगी उसके ऊपर। फॉर एग्जांपल देखें, ये जो रेंडरिंग है ना, ये क्या है, आपने बटन पे क्लिक किया, आपका बिल्ड मेथड है एक अंदर फ्लिटर के अंदर होता है, वो दोबारा कॉल हुआ, आपकी स्क्रीन रीलोड हो गई, ये वो रेंडरिंग है, री रेंडर हो रही है यूआई। ये टर्मिनोलॉजी शायद आपने सुनी हो पहले, अगर नहीं भी सुनी तो कोई मसला नहीं है। क्या होता है कि जैसे आप फॉर एग्जांपल अगर फेसबुक की ऐप खोलें, पहले आपके पास दिखा रहा होता है कि भाई मैं लोड कर रहा हूँ, लोडिंग बनी हुई आती है, लोडिंग के बाद आपके पास यूआई आता है, सही है ना। तो वो जो यूआई अपडेट हुआ है ना, वो ये वाली रेंडरिंग है, सही है। लेकिन जिस तरह पेंट हुआ है स्क्रीन के ऊपर, जहाँ से आ रहा है, समझ रहे हैं बात को, यानी कि देखें रेंडरिंग एक तो ये डार्ट वाली है, इसके पीछे एक और रेंडरर है जो स्क्रीन पे पेंट कर रहा है, जिससे ये यूआई परफॉर्म कर रही है। जो मैंने आपको स्किया दिखाया, क्योंकि यहाँ पे कहीं स्किया नहीं है, यहाँ पे सिर्फ डार्ट है, ये देख रहे हैं आप, यहाँ कहीं स्किया नहीं है, सिर्फ डार्ट, यहाँ पे स्किया है इस रेंडरिंग। ये स्किया शो करेगा तो ये कोड दिखेगा। नहीं ना, देखें डार्ट का स्किया ताल्लुक इसलिए नहीं बन सकता क्योंकि स्किया सी और C++ पे चल रहा है, समझ रहे हैं। जो उसकी इंटरैक्टिविटी है वो प्लेटफॉर्म के साथ है, बात समझ रहे हैं। इंजन सारा कोड बना के स्किया को देगा, आपने कोड यहाँ लिखा, इंजन ने उसको बनाया, बेक किया और स्किया को दे दिया, स्किया ने रेंडरिंग के थ्रू रेंडर कर। अच्छा, मैं आपको एक और इसका एग्जाम्पल देता हूँ। ये जो डार्ट है ना, इसको आप इंग्रेडिएंट समझ लें, सही है, इंग्रेडिएंट समझ लें। ये आपने कंबाइन किए, सही है, ये आपने कंबाइन करके इंजन को दिए, इंजन ने स्किया के थ्रू रेंडर कर दी। अब जब आप इसका री रेंडर कॉल करेंगे ना, तो एक्चुअली स्किया का भी री रेंडर कॉल हो, क्योंकि यहाँ पे री रेंडरिंग का मतलब ये है कि यूआई अब चेंज करनी है, तो स्क्रीन पे पेंट कौन करेगा, समझ रहे, स्किया को री रेंडर करना। और कोई सवाल है? जी जी। ये फ्रेमवर्क के कॉन्टेक्स्ट में रेंडरिंग और पेंटिंग, इन दोनों में फर्क है? अमूमन ये अल्फाज हम एक दूसरे सामने, हाँ एग्जैक्टली, कंबाइंड लिखे हुए होते हैं, सही। रेंडरिंग का मतलब ये है रीलोड हो रही है यूआई आपकी, पेंटिंग का मतलब ये है पेंट हो रही है, पेंट हो रही है। देखिए देखिए, जब आपकी यूआई रीलोड होगी तो रीलोड हम उस इवेंट को बोलते हैं जब पूरी यूआई अपडेट हो गई कि पेज रीलोड हो गया। पेंटिंग उसको बोलते हैं जब रीलोड हो रही है, पेंट हो रही है, उस टाइम का काम, समझ रहे हैं। यानी कि पिक्सल बाय पिक्सल इस वक्त रेंडर हो रही है, वो आपको शो नहीं होगा ऑब्वियसली क्योंकि इतना फास्ट है वो, बट आपने सेव दबाया, अब वो री रेंडरिंग की रिक्वेस्ट गई, री रेंडरिंग की रिक्वेस्ट ने सबसे पहले स्किया को कमांड भेजी, भाई ये रहा डार्ट का कोड रेंडर करो। उसने बोला सही है भाई मैं कर रहा हूँ, सही है। अब उसने एग्जीक्यूशन जब करनी स्टार्ट की है रेंडरिंग के लिए, तो उसके पास सबसे पहले आ गया भाई पेंटर, रेंडरिंग स्टार्ट हुई, पेंटर आ गया, फिर पेंटर ने बोला भाई मैं पेंट करूँगा ना, रुको, वो पेंट कर रहा है और रेंडरिंग हो रही है, पेंटिंग और रेंडरिंग चल रही है, मतलब रेंडरिंग के अंदर ही पेंटिंग चलती है एक्चुअली, इसलिए साथ लिखा हुआ होता है। इन्होंने इसको अलग से इसलिए लिखा है क्योंकि आपके पास कस्टम पेंटर है यहाँ पे। मैंने आपको बताया कि फ्लटर के पास एक एक पिक्सल कंट्रोल में, ऐसा नहीं है कि आप ये नहीं बोल सकते कि ये बटन यहाँ नहीं आएगा, ये यूआई नहीं बन सकता। जैसे आप देखते हैं ना बहुत ही फ्यूचरिस्टिक यूआईज होते हैं, सही है। इसमें से एक यूआई मैं आपको अभी दिखाऊंगा जो हम उम्मीद है कि बना लेंगे क्लास के अंदर, ठीक है, बहुत ही फ्यूचरिस्टिक किस्म का यूआई। तो वो यूआई हम कैसे बनाएंगे, क्योंकि फ्लटर आपको ये अलाउ करता है कि आप एक एक पॉइंट पेंट कर सकें स्क्रीन के ऊपर खुद से, आपके पास कंट्रोल दे दिया, ये लो भाई पकड़ो, पेन पकड़ो, ड्रॉ करो, सही, क्लियर, ठीक है। इंजन के अंदर ये सारी चीज़ें, फ्रेम स्केजुअलिंग वगैरह, एसेट्स, रेजोल्यूशन, इमेजेस कैसे आएंगी फाइल से, सिस्टम से उठ के, डार्ट की रन टाइम मैनेज, ये अच्छा ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स टेक्निकल टॉपिक्स हैं, इसको हम सेपरेटली डिस्कस करेंगे। स्पेसिफिकली आप ये समझ लें कि डार्ट के पास तक, यानी कि डार्ट से कम्युनिकेशन लेके एम्बेडर तक लेके जाने का जो सारा प्रोसेस है
वो इंजन कर रहा है, ठीक है, यानी कि रेंडरिंग वाला काम भी उसमें शामिल है। अब हम एम्बेडर पे आते हैं, ठीक है। अच्छा ये देखिए, ये जो काम था ना, अभी तक हम फ्लटर के कॉन्टेक्स्ट में थे। डार्ट आई, उसके पीछे इंजन आया जो सारी प्रोसेसिंग संभाल रहा है, डार्ट आपका यूआई संभाल रहा है जो स्क्रीन पे सब कुछ शो होगा, और अब उसके पीछे आया एम्बेडर। एम्बेडर कौन है? जो सब चीज़ों को जोड़ेगा प्लेटफॉर्म के साथ, सॉकेट, कनेक्टर, समझ आई? इसके अंदर क्या है? रेंडर सरफेस सेटअप, यानी कि मैंने आपको बताया कि वो क्या करेगा, एंड्रॉयड को बोलेगा भाई आप अपना यूआई नहीं दिखाओ, मेरा स्पेस जो है आप क्रिएट कर दो, मेरा सरफेस आप क्रिएट कर दो, मैं दिखाऊंगा। वो ये हो रहा है एम्बेडर। देखिए इसकी अगर कोड यहाँ लिखा हुआ है, सरफेस यहाँ अटैच होगा क्योंकि अब हम कनेक्ट कर रहे हैं। ये असल में इतना इन डेप्थ है कि इसको समझने के लिए आपको इसको बार बार देखना पड़ेगा, तब आपको समझ में आएगा, और जब आप काम करेंगे तो आपको और भी इस तरीके से समझ में आएगा। बट मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट अच्छे तरीके से हजम हो जाए, ठीक है। नेटिव प्लगइन्स, ये कौन है कि भाई कैमरा, वाइब्रेशन, एक्सेलेरोमीटर, जितनी भी इस तरह की चीज़ें जो आपके डिवाइस में होती हैं, जीपीएस सेंसर्स, सही है, प्रॉक्सिमिटी सेंसर, सारी चीज़ें, टच, सब कुछ इस जगह से कंट्रोल होगा। नेटिव प्लगइन्स, जैसे नेटिव प्लगइन हमारे पास एक अवेलेबल है गूगल मैप्स का, तो मैप उठ के आ जाता है हमारे पास फ्लटर के अंदर, नेटिव प्लगइन, क्योंकि वो नेटिव पे लिखा हुआ है, फ्लटर में आएगा प्लगइन के थ्रू, एम्बेडेड से होता हुआ, सरफेस से होता हुआ, डार्ट तक, ठीक है। ऐप पैकेजिंग, जब आप ऐप बिल्ड करेंगे तो AOT कंपाइलेशन चलनी है, कोड कंपाइल होना है एंड्रॉयड का, iOS का, वेब का, डेस्कटॉप का, जितने भी सारे प्लेटफॉर्म हैं उन सबका, वो यहाँ होगा। थ्रेड सेटअप, मल्टी थ्रेडिंग अलाउ है यहाँ पे, कर सकते हैं आप डार्ट आइसोलेट के थ्रू, वो देखेंगे, ठीक है, इंशाल्लाह। तो वो थ्रेड सेटअप यहाँ पे होता है, मेन थ्रेड है, बैकग्राउंड थ्रेड है, सारी चीज़ें, ठीक है। इवेंट लूप, ये बड़ी अच्छी चीज़ है, ये आप लोगों ने शायद जावास्क्रिप्ट में भी सुना हुआ होगा, टाइम थोड़ा सा ऊपर हो गया शायद, खैर हम इसको एंड कर लेते हैं 5-6 मिनट में, और सही है। इंस्टॉलेशन थोड़ी सी बता दूँ, सही मसला तो नहीं, 5-6 मिनट का मसला तो नहीं, ठीक। ऑथेंटिकेशन लें, अच्छा। अब इवेंट लूप जो है वो क्या करता है, जब कोई भी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम चल रहा है ना, तो ये कंटिन्यूसली चलता रहता है। आपने अगर कभी कमांड लाइन ऐप बनाई हो तो आपने देखा होगा कि वो चलती है, रुक जाती है, जब तक कि आप उसको लूप में ना रखें, ऐसा ही है ना। तो आपकी ऐप चली, हेलो वर्ल्ड प्रिंट हुआ, रुक गई। इवेंट लूप क्या है? कंटिन्यूसली इवेंट्स ऑपरेटिंग सिस्टम से आ रहे होते हैं, कोई API कॉल कर रहा है पीछे से, कोई बटन के ऊपर क्लिक कर रहा है, कोई कैमरा एक्सेस कर रहा है, सारी चीज़ें चल रही होती है ना एक साथ। ये तो नहीं होता नहीं भाई कैमरा एक्सेस हो रहा है तो मैं बटन पे क्लिक नहीं करने दूंगा, नहीं, ऐसा नहीं होता, ठीक है। इसमें थ्रेड्स का कॉन्सेप्ट भी आता है, बट इवेंट लूप इसमें क्या हेल्प करता है कि जो इवेंट्स होते हैं आपके, वो एक लूप में चले आ रहे होते हैं, सही है ना। उसका एक सीक्वेंस होता है ऑब्वियसली। इवेंट लूप का पूरा एक मैकेनिज्म है जो हम टेक्निकल टर्मिनोलॉजीज में और एक्सप्लोर कर सकते हैं, बट इवेंट लूप का बेसिकली काम ही होता है कि लूप होता है जो आपके सारे इवेंट्स को कंटिन्यूसली चलाए जा रहा होता है, जो इनपुट में आ रहे होते हैं, समझ रहे हैं। तो ये इसका बेसिक सा स्ट्रक्चर है। ये वाला पार्ट एम्बेडर प्लेटफॉर्म स्पेसिफिक है, देखें लिखा हुआ है, ये iOS पे अलग है, ये एंड्रॉयड पे अलग है, और मैक OS पे सब पे अलग अलग कनेक्ट होता है, जो फ्लटर ने खुद लिखा हुआ है। आपको टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी इसकी, सही, और फुल स्टेबल है अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने चला के दिखा हुआ है काफ़ी अर्से तक, तो इसलिए भरोसा करें, 2 साल से चला रहा हूँ जी। देखें, जब आप सिस्टम कॉल करेंगे ना, तो सिस्टम कॉल जो है आपकी स्केजुअल होगी इवेंट लूप में, बात समझ रहे हैं। सिस्टम कॉल तो ये है कि आपने कॉल भेज दी ना, एग्जीक्यूट कब होगी वो तो इवेंट लूप करने वाला है ना, क्योंकि इवेंट उसके पास हुआ है रजिस्टर। कह सकते हैं, मोर और लेस कह सकते हैं, हाँ कह सकते हैं। कॉन्फ्लिक्ट्स थोड़े से आ जाएंगे वरना सही है, ठीक है। तो ये हो गया, ठीक है। तो ये हमारा सारा स्ट्रक्चर है फ्लटर का, जो हम पूरी ऐप में यूज़ करते हैं, ठीक है। डार्ट की बेसिक्स हम स्टार्ट करेंगे सैटरडे से,
सही है, क्योंकि ये कहानी समझानी बड़ी इंपॉर्टेंट है मेरे हिसाब से ना। ये कहानी नहीं आती आपको तो आप नहीं काम कर सकते। अब मैं आपको इंस्टॉलेशन बता देता हूँ थोड़ी सी। अच्छा देखें, डार्ट अभी हम स्टार्टिंग में जो यूज़ करेंगे वो करेंगे डार्ट पैड पे। डार्ट पैड लिखेंगे आप गूगल के ऊपर, URL है dartpad.dev। तो ये डार्ट का कोड यहाँ रन करा के आप इसको चलाएंगे तो ये चल जाएगा, ठीक है। और इसमें कोई इंस्टॉलेशन नहीं करनी, वेब ब्राउज़र में कोई मसला ही नहीं है, कहानी ख़त्म हो गई। लेकिन फ्लटर के लिए तो इंस्टॉल करना है ना भाई, तो जान नहीं छोड़ने वाला। अब इसके अंदर होगा क्या कि यहाँ पे आपके पास ये चीज़ें हैं, JDK जावा डेवलपमेंट किट। मैंने आपको JVM के बारे में तो बताया, डेवलपमेंट किट क्या है, उस JVM पे कोड जो आप लिखते हैं उसकी किट। ये क्या कोड लिखेंगे भाई, वो भी तो है, टूल्स डेवलपर्स की, सही है। तो JDK आप इंस्टॉल कर लीजिएगा। अच्छा JDK 11 तक आप इंस्टॉल कर सकते हैं, उससे ऊपर का इंस्टॉल नहीं कीजिएगा, क्योंकि स्टेबिलिटी के इश्यूज़ आते हैं प्लेटफॉर्म के साथ, ये लिख लें। और इसका मैं पूरा ग्रुप पे पोस्ट भी कर दूंगा, जो मैं ग्रुप का लिंक पोस्ट करने वाला हूँ पेज के ऊपर, फेसबुक पेज के ऊपर हमारे टेक इदारा के। मैं वहाँ पे पूरी एक पोस्ट बना के डालूंगा जिसके अंदर ग्रुप का लिंक होगा, आपके नेम में मैच करके उसमें आपको एनरोल कर दूंगा। तो इसलिए प्रिंस वगैरह की आईडीज़ वाले जो है वो इसको पहले से फॉर्म के अंदर लिख दें कि उनकी क्या आईडी है, ताकि मैं उसके हिसाब से देख लूँ और मैं एनरोल कर लूँगा, ठीक है। उससे क्या होगा कि आप SMS के लिए भी वो हो जाएंगे इनरोल, तो SMS आपको आते रहेंगे टेक इदारा की तरफ से, जो भी चीज़ें होंगी अपडेट होगी कोर्स से रिलेटेड, उसमें फालतू के नहीं, मार्केटिंग वाले नहीं, कोर्स से रिलेटेड, ठीक है। हाँ MNP, हाँ जिसकी सिम कन्वर्टेड है, हाँ एक मसला है MNP लिख के 8764। अच्छा जिन्होंने कभी जोंग या कोई सिम यूज़ की हो फिर बाद में कन्वर्ट करा ली हो, तो उनके पास ना थोड़ा सा मसला है। ये बग हमने निकाला था उसके अंदर, तो इस बग का सोल्यूशन ये है कि आप MNP लिख के 8764 पे भेज दीजिएगा, ताकि आपका नंबर इनरोल हो जाए, सही है। अब ये क्या इनरोलमेंट चल रही है इसके पीछे, ये मुझे नहीं पता, लेकिन ये हमें बताया गया है कि इसका सोल्यूशन है और ये चल भी रहा है। मैंने चला के देखा क्योंकि मेरा नंबर अगर देखें आपकी सिम कन्वर्टेड है, आपने सिम कन्वर्ट कराई थी किसी नेटवर्क पे, तो आपको MNP लिखना है एम्प्टी टेक्स्ट मैसेज में जाके और 8764 पे भेज देना है, ताकि आपका नंबर अपडेट हो जाए और फिर उससे आपको SMS आने लग जाएगा, वरना आपको SMS नहीं आएगा। सर मेरी कन्वर्टेड है लेकिन मुझे SMS रिसीव हो रहे हैं स्टिल, टेक इदारा के ही हो रहे हैं, ठीक है, बस फिर तो मसला ही नहीं है, बस सही है। असल में मेरी सिम कन्वर्टेड और मेरे पास नहीं आ रहे थे, और ऐसे कुछ लोग और भी हैं, तो शायद किसी का हुआ होगा रजिस्टर, किसी का नहीं हुआ होगा, व्हाटएवर। तो अगर किसी के पास नहीं आ रहे हैं तो वो ये लिख दे, ठीक है। अच्छा दूसरा ये कि आपको टूल बॉक्स JetBrains इंस्टॉल कर लें आप, JetBrains का टूल बॉक्स। इसके अंदर क्या है कि आपको एंड्रॉयड स्टूडियो का इंस्टॉलर आराम से मिल जाएगा, आपको अलग से मैनुअली ढूंढना नहीं पड़ेगा, अपडेट वगैरह ये सब भाई साहब खुद से हैंडल कर लेंगे, सही है। और कोई और आईडी आपको चाहिए होगा तो वो भी यहाँ से मिल जाएगा, वैसे वो सारे प्रीमियम है, कुछ फ्री भी हैं उसमें से, तो आप उसमें से भी इंस्टॉल कर सकते हैं। कम्युनिटी वाले जो है वो फ्री मिल जाते हैं, जैसे ये फ्री है। तो एंड्रॉयड स्टूडियो भी देखें ये रहा इसके अंदर, ठीक है, यहाँ से इंस्टॉल हो जाएगा। ये आप टूल बॉक्स इंस्टॉल करेंगे, बहुत मिनिमम स्पेस के साथ इंस्टॉल होता है ये, और ये जो है आपके पास एंड्रॉयड स्टूडियो का सेटअप कर देगा सारा, कॉन्फ़िगरेशन में मसले आपको कम से कम आएंगे, ठीक है, मैं इसलिए ये कह रहा हूँ। अच्छा इसके बाद है एंड्रॉयड स्टूडियो, ऑब्वियसली आपने वहाँ से डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। फिर आते हैं फ्लटर पे, फ्लटर डाउनलोड लिखें आप गूगल पे आके, इंस्टॉल लिख दें, बल्कि डाउनलोड थोड़ा सा इसका सही जुमला नहीं रहेगा, फ्लटर कैसे डाउनलोड होगा। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि इंस्टॉल का पेज है, यहाँ पे प्लेटफॉर्म्स हैं, मोस्ट प्रोबेबली सब विंडोज़ पे होंगे, जो लिनक्स वाले हजरात हैं वो तो फिर चैम्पियन होते हैं, सही है। बाकी विंडोज़ वाले जो हैं वो यहाँ पे कंसर्न करें और स्टेप बाय स्टेप फॉलो करें। लिनक्स वालों का सारा कमांड लाइन से हो जाएगा इंशाल्लाह, ठीक है। मैं मोटिवेट नहीं कर रहा लिनक्स करने के लिए, ऐसा ना कोई इंस्टॉल कर ले और फिर बोले सर हमसे चल नहीं रही, ठीक है। तो विंडोज़ ही यूज़ करें, जज्बात ही नहीं होना। और इसके बाद हमें आना है
VS कोड इंस्टॉल करना। अच्छा, स्टेप्स आपने इंस्टॉलेशन के सही से फॉलो करने हैं। देखें, अगर कोई मिस किया, स्किप किया, जल्दबाजी में स्क्रॉल कर दिया तो फिर वो आपका अपना प्रॉब्लम, ठीक है। फिर स्टैक ओवरफ्लो और आप उसके बाद VS कोड पे आते हैं, डाउनलोड VS कोड। हम लोग एंड्रॉयड स्टूडियो को सिर्फ SDK के लिए इंस्टॉल कर रहे हैं, हम उसके ऊपर काम नहीं करेंगे क्योंकि ज़्यादातर लोगों के पास वो मसला करेगा, क्योंकि PC की कॉन्फ़िगरेशन इतनी अच्छी नहीं होती। तो हम लोग विजुअल स्टूडियो कोड का इस्तेमाल करेंगे, जो कि बहुत अच्छा IDE है हमारे पास, माइक्रोसॉफ्ट का ही है अवेलेबल। वैसे मैं माइक्रोसॉफ्ट की चीज़ें इस्तेमाल नहीं करता, लेकिन ये ओपन सोर्स है, इस वजह से कर रहा हूँ। तो डिस्क्लेमर दे रहा था, क्योंकि ये होता है ना कि मैं अक्सर मैं बोल रहा होता माइक्रोसॉफ्ट के ख़िलाफ़ ना थोड़ा सा, तो ये है सही है। तो आप विंडोज़ और इसके ऊपर सबके ऊपर डाउनलोड कर सकते हैं, इसको इंस्टॉल कर लें। बड़ा सिंपल इंस्टॉलेशन स्टेप है, नेक्स्ट 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 करके हो जाता है, ठीक है। फाइनली आपको प्लगइन इंस्टॉल करना है VS कोड में, ठीक है। तो आप फ्लटर लिखें जाके VS कोड में। कहाँ लिखेंगे? VS कोड जब खुलेगा ना आपके पास पहली बार, तो कुछ इस तरह दिखेगा ये, ठीक है। अब आप आएंगे ये वाले टैब के ऊपर, एक्सटेंशन, ठीक है। इसके ऊपर टॉप पे आएगा एक सर्च बार, उसमें फ्लटर लिखें और ये आ गया फ्लटर, पहला ही प्लगइन माशाल्लाह से मेरे पास इंस्टॉल्ड है। मेरे पास इंस्टॉल का बटन आएगा, आपके पास जो है वो नहीं होगा तो इंस्टॉल का बटन आ जाएगा, और डार्ट भी है, इंस्टॉल कर देगा। अगर डार्ट इंस्टॉल नहीं हुई तो आप अलग से जाके डार्ट भी सर्च कर सकते हैं और इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। वैसे इंस्टॉल इसके साथ ही हो जाती है क्योंकि डिपेंडेंसी है इसकी वो डार्ट, ये ठीक है, सही हो गया। यही चीज़ें, बाकी आप जब फ्लटर डाउनलोड कर लेंगे तो वो आपको खैर स्टेप्स में भी लिखा हुआ है, लेकिन मैं आपको यहाँ भी दिखा देता हूँ कि आपको फ्लटर इन्वायरमेंट जब आपने पूरा सेट कर लिया हो, सुकून में हो आप, तो आपकी सुकून ख़राब करने के लिए हम फ्लटर डॉक्टर लिखेंगे। डॉक्टर को बुलाएंगे और वो देखेगा कि क्या मसले मसाइल हैं, ठीक है। तो डॉक्टर भाई देखेंगे स्टेबल चैनल फ्लटर का चल रहा है यहाँ पे, सही है। और बाकी सारी चीज़ें भी ये आपको बता देगा कि क्या मसला है इंस्टॉलेशन में, क्या नहीं। सही हो गया। कोई मसला होगा तो यहाँ पे क्रॉस लगा हुआ आ जाएगा और उसके हिसाब से उसका सॉल्यूशन भी सामने ही लिखा हुआ होगा, ये भी देख लीजिएगा। ऐसे ना वो देखिए बस भाई मसला हो रहा है, नहीं चल रहा, सामने लिखा हुआ है यार, वो अजीब देखता ही नहीं। मेहनत करी उसने इतनी, दिखा रहा है, सही है। पहले तो होता था SDK बोलते थे बस वो आ रहा है एरर, जाके चेक कर लो खुद ही, मेरे को नहीं पता। तो ये ठीक है, तो ये आप लोग कर लीजिएगा इंस्टॉल, और फिर इंशाल्लाह हम लोग ग्रुप के ऊपर भी हमारी मुलाकात हो जाएगी, फेसबुक ग्रुप के ऊपर मैं पोस्टिंग कर दूंगा वहाँ सारी चीज़ों की, ये इंस्टॉलेशन स्टेप्स की भी। और ग्रुप के लिए आप टेक इदारा के पेज पे जाके देख सकते हैं। ठीक हो गया। गूगल, फेसबुक, टेक, अच्छा हाँ, कहाँ थी वो? फेसबुक पे कहाँ है? मेरी प्रोफाइल पे इतनी पोस्टें पड़ी हैं, ऊपर नीचे जाना पड़ा। वो तो खैर है, बाद में दिखा देंगे, टेंशन नहीं लो, दिखा दूँगा, मेहनत करिए तुमने। अच्छा, अब जो है टैग इदारा कहाँ गया हमारा भाई? टैग इदारा यार यहाँ तो आए नहीं, इतने मशहूर थे यार हम तो। चलो कोई बात नहीं, यहाँ से आ जाएगा। नहीं, मेरी वीडियो नहीं देखनी है आप लोगों ने पेज पे आ जाना है, ठीक है। और पेज के ऊपर या पेज का जो है वो लिंक है ये facebook.com/tech idara, सही है। इसको आप ब्राउज़ कर लीजिएगा और यहाँ से आप लोगों को अपडेट मिल जाएगी ग्रुप की। फिर हम लोगों का इंटरेक्शन ग्रुप पे ही हो, पेज पे नहीं हो, ठीक है ना। सही हो गया। रिकॉर्डेड वीडियो में इंशाल्लाह वहाँ अपलोड कर दूँगा, ये रिकॉर्डिंग हुई भी, ठीक है। बाकी आप लोगों के कोई सवाल हो ना अगर, तो कोशिश ये कीजिएगा कि उसको ग्रुप के ऊपर पोस्ट करें। सवाल को आप लोग पर्सनली ना पूछें, क्योंकि अगर आप पर्सनली पूछेंगे तो मैं एक एक को जवाब दे के मसला हो जाएगा ना। ऑप्टिमाइज सॉल्यूशन इस्तेमाल करना है, सही हो।
चले फिर इंशाल्लाह हम सर नेक्स्ट क्लास की वेन्यू और वो बता दें टाइमिंग। हाँ नेक्स्ट क्लास का वेन्यू वैसे मैंने पहले बता दिया, लेकिन मैं दोबारा बता दूँ। नेक्स्ट क्लास जो होगी हमारी, मैंने आप लोगों को बताया कि वो कंबाइन हो जाएगी, 2 to 4 ही होगी। सुबह कोई मत जो है वो आके बैठ जाए। हाँ सुबह आप लोग वैसे आ सकते हैं लैब के लिए 11, लैब नहीं होगा सर, 2 बजे लेकिन लैब कब होगी नुमान भाई? आप कितने बजे कराएंगे? तो लैब कब होगी? लैब ही है ना सर, उसी में आप पढ़ाएंगे ना साथ ही। दो आदि रखोगे, ठीक है। लैब का पहले रख दें, उसी के अंदर पहले रख दें। कैसे 2 से 4 में उससे पहले कैसे होगी लैब? 2 से 4 तो क्लास हो रही है, तो वो तो अगर लैब कैसे होगी? लैब पहले ही होगी। लैब उससे पहले रख कब? 1:30 बजे से आधे घंटे की कर लेंगे, 1 घंटे की कर लेंगे। 1 घंटे करते हैं ना, 12:30 से 1:30 सही है, 12:30 ये सही है, हाँ ये सही है। तो लैब की टाइमिंग फोकस थोड़ा सा सही है। लैब की टाइमिंग 12:30 to 1:30। आप लोगों की भी आसानी, आराम से आइएगा, सुबह सुबह नहीं उठना पड़ेगा, सही है। और हम लोग वहाँ पे सारी लैब वाली चीज़ें कर लेंगे, सही है। उसके बाद हमारी क्लास होगी आधे घंटे के ब्रेक के बाद, सही होगी। चले नेक्स्ट में मिलते हैं इंशाल्लाह। पहला ऑप्शन डाउनलोड करना वो कौन सा करना है? जी जो JDK से पहले आपने बताया डाउनलोड करने को कौन सा बताया? JDK के बाद बताया था मैंने टूल बॉक्स, जेट ब्रेन्स टूल ये बॉक्स। सब कहाँ से जाकर डाउनलोड होगा? ये सब आपको गूगल पे सर्च करना पड़ेगा, मैं इसके लिंक्स भी स्पेसिफिकली डाल दूंगा। JDK से पहले आपने डाउनलोड करना, टूल बॉक्स से पहले, इससे पहले आपने एक और डाउनलोड करेगा। वो डाउनलोड नहीं है, वो तो डार्ट पैड है। डार्ट पैड डार्ट पैड तो ऑनलाइन है, उसको भी डाउनलोड करना है। नहीं डाउनलोड नहीं करना उसको। ये देखिए, ये आप सिर्फ वेबसाइट खोलेंगे इसकी, ये बस सामने खुला हो। डार्ट पैड हाँ हाँ, इस पे करना ही होगा हमको, डार्ट पैड पे जाके। डार्ट पैड पे हम कोड लिखेंगे, तो VS को नहीं लिखेंगे? VS कोड पे हम बाद में लिखेंगे, पहले हम डार्ट पैड से स्टार्ट करेंगे। अच्छा तो सर लेकिन ये चीज़ें बिल्कुल भी समझ में मेरी इतनी नहीं आई, बैठेंगे ऐसे तो बैठेंगे। हाँ लेकिन थोड़ा बहुत तो समझ आया होगा। आया मेरे को उससे 40%। सही। तो दूसरा ये कि मैं ऑफिस आऊँगा, मैं ऑफिस से मलिक बन रहा हूँ और मैं 1 बजे निकलता हूँ, तो मैं इसके लिए क्या करूँ? मैं सुबह 1 बजे यहाँ पहुँचूँगा, मेरी तो लैब निकल गई, तो लैब ना लें, कोई मसला थोड़ी है, तो प्रैक्टिस कैसे करूँगा? घर पे प्रैक्टिस कर लें, जो सवालात हैं वो ग्रुप पे डाल दिया करें, बाकी रिकॉर्डेड वीडियो तो है।